नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करे हैं फिजिक्स को। और क्या करें, पहला ही क्लास जो हमको लेना पड़ा है वो 9th क्लास से 12th क्लास तक के सारे सेशन को लिया है। यांत्रिक चैप्टर है, इसमें सारे मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूटन्स के लॉज है, इन सारे प्रश्न को इसमें शामिल किया गया है। जितने भी काइनेटिक एनर्जी है, दो पिंड के बीच लगने वाले जितने भी बल है, उन सभी को लिया गया है। यानी कि 12th क्लास तक को मैंने लिया है। 9th का, 10th का, 11th 12th सभी में का जो प्रश्न है उसका एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। तो ये क्लास टफ है। मैं पहले इसीलिए थंबनेल पे लिख दिया हूँ कि आपको बहुत बातें नए लगेगा जो 12th अच्छे से नहीं जानते हैं, समझें। तो प्लीज़ आप हिम्मत बना के लास्ट में भी देखिएगा। बीच में कुछ हार्ड मिलेगा, फिर हल्का मिलेगा, फिर हार्ड मिलेगा, फिर हल्का मिलेगा, ऐसे ही करते हुए सेशन लास्ट होगा। 100 क्वेश्चन आज के क्लास में मैं करा रहा हूँ, तो संभल के लास्ट तक बने रहिएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और साथ में बताना चाहते हैं इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन और आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्लास हो जाता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, क्योंकि माइंड भी क्या बोलता है, उबाऊपन लगने लगेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन इसमें हमने लिया है। इसलिए टफ ले लिया है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट को काम आएगा। अगर बीपीएससी का 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 किसी का भी आप तैयारी करते हैं तो सबके लिए ये काम की बातें हैं। अब जैसे 6 to 8 तक का है, जो 1 to 5 में, तो उनको बेसिक्स क्वेश्चन देखने हैं। बात समझ में आ रहा है? बेसिक्स क्वेश्चन का मतलब इसमें जो भी हल्का हल्का है उस पर ज़्यादा गौर करना है। भारी वाले क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हुए बढ़ना है। न्यूमेरिकल्स वगैरह जो टफ टफ है उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं न्यूमेरिकल में कराऊंगा, तो जो टॉपिक आएगा उसका न्यूमेरिकल भी कराता चलूंगा। तो इस तरीके के थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करके आगे बढ़िएगा। 9 10th वाला को थोड़ा टफ भी पढ़ना पड़ेगा। 11 12th वाले को तो सब कुछ पढ़ना है, इसमें जितनी बात हो रही है। इससे ज़्यादा पढ़ ले तो और अच्छा है, कहने का मतलब इसमें, लेकिन बहुत हार्ड लेवल तक लिए हैं। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दोस्त रोहित कुमार हुआ। और जैसे आप आज एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए परेशान है, वैसे मैं भी परेशान था, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब ले लिया। और मैं 2009 से ही दोस्त पढ़ा रहा हूं। और मैंने कैसे जॉब लिया मैं आपको धीरे धीरे करके सारी बात समझा दूंगा। और मेरे यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत सारे बच्चे अपने ड्रीम जॉब आज कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बीएससी कर रखा हूँ, बीएड कर रखा हूँ और एमएससी कंप्लीट कर रखा हूँ। अच्छे से गाइड करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो भी बात पढ़ाऊंगा ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा। मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें चैनल पे नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में समय का कितना कीमत होता है। कम समय में ज्यादा कंटेंट के लिए आप आते हैं तो वही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। तो चलिए सेशन को देखते हैं, समझिए इसे। यहां कहा जा रहा है एक पैरासूट धारी 5000 मीटर की ऊंचाई से कूदता है। गिरने की चाल भी और गिरने की दूरी डी के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। अगर मान के चलिए उसका जो गिरने का चाल है वो भी वेलोसिटी से गिर रहा है और दूरी जो कवर कर रहा है वो डिस्टेंस डी कवर कर रहा है, तो कौन सा वो ग्राफ है जो इस चीज को वर्णन कर रहा है, ये वो आपसे पूछ रहा है। बताइए जरा देख के। अब यहाँ पे 4 आपके सामने ग्राफ दिया गया है। अब इस 4 ग्राफ में से कौन है वो ग्राफ जो आंसर सही बता सकता है? बताइए। देखिए यहाँ एक लॉजिक दिया गया, इस लॉजिक को पढ़िए कि जब एक पैराशूटधारी ऊंचाई से कूदता है तो उसका वेग पहले पहले क्या होता है, घटती हुई दूरी के साथ बढ़ता है। जैसे जैसे दूरी घटेगा उसके साथ उसका वेग बढ़ता जाएगा और बाद में एक स्थिर हो जाता है उसका वेग। तो ये इसमें जो दिया गया है ग्राफ, इसमें से कोई ग्राफ सही नहीं लग रहा है। बात समझे? पहले वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, कहाँ गया, यहाँ देखिए बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, तो वेग। अब देखिए इधर वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है, इधर वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब है कि पहले वेलोसिटी ऐसे करके देखिएगा बढ़ते जाएगा, ये ऐसे कर्व होगा बढ़ने का, और आगे जाके कांस्टेंट होगा ऐसे। बात समझे? ये झुकना ज़्यादा नहीं चाहिएगा, तो इसमें ज़्यादा झुका हुआ दिख रहा है, वो जाके आपका सही हो जाएगा। डी ही देना सही रहेगा आंसर। और धीरे धीरे देखेंगे ना और आपको क्लियर होगा। पर ये कह रहा है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का विचरण किसमें सही दर्शाया गया है?
इस लाइन पर फोकस करिएगा, गुरुत्व के अधीन है, विरामावस्था से मुक्त अवस्था रूप में गिरने वाली। यानी ऐसे समझिए कि आप ऊंचाई पर एक चीज ले गए हैं, एक बॉल को ले गए हैं और यहाँ पे आप पकड़े हुए हैं। अभी क्या चीज में है, विरामावस्था में, आपने इसको छोड़ दिया, ये अब नीचे की तरफ गिरने लगा। तो गिरते समय क्या होता है कि दो चीज होता है, एक तो समय लग रहा होता है और एक विस्थापन होता है, दूरी कवर कर रहा होता है। तो क्या वो समान समय में समान दूरी तय करता है, या समय जैसे जैसे बदलता है वैसे दूरी ज्यादा कवर करता है? इस चीज को आपसे पूछ रहा है, क्या आप इस चीज को बता पाएंगे? चारों आपके सामने पिक्चर है, पिक्चर देख के समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। एक चीज आपको समझना होगा इस पिक्चर में, अगर ये यहां से छोड़े हैं आपने इतना ऊंचाई से, ये नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर आप देखेंगे, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते जाता है नीचे की तरफ। अगर ग्रेविटी बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा, यानी ऐसे समझिए कि पहले का पहला सेकेंड जो है, पहला सेकेंड मान के चलिए 2 मीटर गया, अगला जो दूसरा सेकेंड होगा उसमें 4 जाएगा, अगला तीसरा सेकेंड होगा उसमें 6 जाएगा, अगला जो चौथा सेकेंड होगा उसमें 8 जाएगा। इस तरीका से बढ़ेगा। तो आइए ग्राफ पर प्लॉट करते हैं इस चीज को। टाइम मान के चलिए यहाँ पे है आपका 1 सेकेंड, तो यहाँ डिस्टेंस हुआ 2। अब टाइम है 2 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 4। अब टाइम है 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस और ऊपर चला जाएगा। यानी कि आप देखेंगे जब इस पॉइंट को मिलाएंगे, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो ये ऐसे की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस का पोर्शन किधर है, डिस्टेंस का पोर्शन इधर है, तो ये बढ़ेगा, समय कमना चाहिए। अब देखिए इस जगह पॉइंट को देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम 4 बनाए। अब इस दोनों कॉलम के बीच में डिस्टेंस देखिए और इस दोनों के बीच देखिए, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा है आपको। आप जब देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो ये मैंने जो तीर बनाया, इसका नोक देखिए, ये डिस्टेंस कितना कम है यहाँ से यहाँ, और यहाँ देखिए ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही समय में। लेकिन जब यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, तो यहाँ डिस्टेंस और भी ज़्यादा हो गया, ये जो कर्व हो गया यानी ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। तो समय के हिसाब से क्या हो, डिस्टेंस बढ़ने लगा, क्योंकि ऊपर से वस्तु गिरता है, उसका एक्सेलरेशन धीरे 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 ग्रोथ करते चला जाता है, तो ऐसे ही बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा, आपको यही ग्राफ देगा, ग्राफ में कुछ छेड़छाड़ कर देगा, यहाँ कर देगा डी, यहाँ कर देगा टी। अब बताइए कैसे ग्राफ हो जाएगा, दिमाग देखिए कैसे लगा दिया। तो उस समय क्या होने वाला है उसको समझिएगा कि समय के हिसाब से, फिर से आपको वही कर रहा है, समय के हिसाब से डिस्टेंस को ज़्यादा करना है आपको, समय कमना चाहिए, डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो समय यहाँ पे छोटा छोटा कर लेते हैं और डिस्टेंस में बड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे जाएगा, ऐसे। नहीं, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे टाइप हो जाएगा, ऐसे टाइप हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि हमको कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, ऐसे करके ग्राफ हो जाएगा। और इतना ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो अभी नीचे से ऐसे चल रहा था ना, ये ग्राफ ऊपर से फॉलो कर जाएगा। ये पलट के दे सकता है, इसलिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए अच्छा है, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया गया, तब तो बहुत बहुत सोना हो गया। और ये ग्राफ गड़बड़ दिया है, पता है, ये ग्राफ यहाँ पे बनाया है लेकिन गड़बड़ बना दिया है। आपको पता है ये कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं जा सकता। नहीं, जाएगा जाएगा जाएगा, डिस्टेंस 0 होगा उस समय ये जाकर यहाँ टच हो जाएगा। पहले क्या हुआ देखिए, समय के हिसाब से समझिएगा जरा, समय के हिसाब से धीरे 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 क्या हुआ, बढ़ते 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 हाईली पे चला गया, और एक समय आएगा जब जाके ये टच हो जाएगा इसमें, यानी कि डिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब इसको समझिए, यहाँ पे डिटेल क्या दिया गया है। कह रहा है, ये लाइन पढ़िए कि गुरुत्व के प्रभाव में गिरती हुई वस्तु का समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन विकल्प ए में दर्शाया गया। जैसे यहाँ देख सकते हैं, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन वगैरह याद रखिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है। जैसे छोड़े थे आप जीरो से, आप जीरो पकड़े हुए थे, वेलोसिटी एच और डी, वस्तु विरामावस्था में है, मतलब नीचे जाकर गिर गया। तो यहाँ क्या कह रहा है, आप इसको देखिए जरा, कि डी जो होगा
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्क्वायर के, मतलब समय जितना बढ़ेगा उसकी हिसाब से डिस्टेंस बढ़ेगा। मान के चलिए पहला सेकेंड है तो डिस्टेंस हो जाएगा 1, दूसरा सेकेंड है तो डिस्टेंस हो जाएगा 4, तीसरा सेकेंड है तो ये हो जाएगा 9, ऐसे करके इतना रफ्तार से ग्रेजुअली बढ़ता है। यहाँ पर ये यहाँ कह रहा है दिए हुए आरेख में, मैं उधर पिक्चर अभी दिखाऊंगा आपको, पहले पढ़ लीजिए। दिए हुए आरेख में कोई लड़का बिंदु O पर खड़ा है और वह एक गेंद को समान बल व 3 बार फेंकता है। अच्छा, समान बल से होगा, यहाँ पे से छूट गया है, से होता है यहाँ पे यार, ध्यान रखिएगा। समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वह गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न अंति पर प्रतिक्षेप करता है। प्रक्षेपण के परिणाम आरेख में दिए गए हैं, तो निम्नलिखित के बारे में बताइए। क्या बोला पता है? एक बार बच्चा ऐसे फेंक रहा है, एक बार ऐसे फेंक रहा है, एक बार ऐसे फेंक रहा है, मतलब अलग एंगल से फेंक रहा है। ये जो लिखा हुआ आनत जो लिखा हुआ है, विभिन्न आनत का मतलब अलग अलग एंगल से फेंकना है। यहाँ देखिए ये है, बच्चा ने बॉल फेंका, ऐसे गया, ऐसे ऐसे फेंका, एक बार तो ऐसे गिर गया, एक बार ऐसे फेंका ऐसे गिर गया, एक बार ऐसे फेंका ऐसे गिर गया। बात समझे? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले आपको थ्योरी समझना होगा, फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। यहाँ क्या लिखा गया है? दिया गया है चित्र प्रक्षेपण गति प्रदर्शित करता है। कहा जा रहा है अधिकतम ऊंचाई y मैक्सिमम बराबर होता है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, थीटा 90। आगे कहा जा रहा है y मैक्सिमम बराबर v स्क्वायर बाई 2g। गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी प्रक्षेपण उतना ही छोटा होता जाएगा। इसका मतलब समझ में आया? नहीं आया तो यहाँ आइए। एक चीज समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं जो जीवन भर आपको काम आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए नीचे आपको किस एंगल से फेंकना है? तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 45 डिग्री से फेंकना है। यहाँ कितना डिग्री होना चाहिए? 45 डिग्री, तो मैक्सिमम कवर होगा। जितना आप ऊंचाई से फेंकेंगे ना, जितना ऐसे ऊंचा में फेंकेंगे उतना डिस्टेंस कमता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये जो है इस एंगल से फेंका गया है तो ये इतना कवर कर रहा है। अगर ये इस एंगल से फेंका गया तो यहाँ आ रहा है, और इस एंगल से यहाँ आ रहा है। आपने देखा एंगल ज्यादा ऊपर कर दिया तो ये पहले गिर गया। अब पहला पढ़ते हैं क्या है कि प्रारंभिक आंति जितनी अधिक होगी प्रक्षेपण उतना ही लंबा होगा। नहीं, ये गलत है। जितना ही एंगल बड़ा कर दीजिएगा उतना ही कम दूरी तय होगा। इसका एक निश्चित है कि 45 पर सबसे ज्यादा होगा, उससे अगर कम कर दीजिएगा तो भी जल्दी गिर जाएगा, उससे ऊपर कर दिया तो भी जल्दी गिर जाएगा। 45 पर ही सबसे ज्यादा होगा। नीचे है जितना अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी प्रक्षेपण उतना ही लंबा होगा। नहीं, जितना ऊंचाई प्राप्त होगा उतना ही प्रक्षेपण छोटा हो जाता है। आप देखिए ना, ये जो इसको देखिए, इसको ये छोटा नहीं हो गया, पहले ही गिर नहीं गया, डिस्टेंस कहाँ कम कवर हुआ। ये डिस्टेंस का लाइन नीचे दिया गया, डिस्टेंस का लाइन। जितना अधिक ऊंचाई प्राप्त होगा प्रक्षेपण उतना ही छोटा होगा। जितना अधिक ऊंचाई प्राप्त होगी प्रक्षेपण उतना ही छोटा होगा। ये कहना भी सही नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा था ये कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि एक चीज समझिएगा, कहा जा रहा है प्रारंभिक आनति जितना अधिक होगी, ठीक है, उतना ही अधिक ऊंचाई प्राप्त होगा। ऊंचाई के संदर्भ में ये कहना सही है कि जितना, अगर आप क्या बोला जाए इसको, प्रारंभिक आनति मतलब एंगल जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक ऊंचा जाएगा। आपको ऊंचाई पर जाना है तो एंगल ज्यादा से ज्यादा रखना है। सबसे ज्यादा ऊंचाई आप 90 डिग्री पर बिक के प्राप्त कर सकते हैं। 90 डिग्री पर फेंकिएगा सबसे ऊंचाई प्राप्त होगा। लेकिन डिस्टेंस ज्यादा प्राप्त करना है तो आपको 45 डिग्री से फेंकना है। ये बातें याद रखना है। वही बात यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है, डी नंबर में। कि एक
ऊंची इमारत क्या है? एक ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? टाइम कह रहा है 3 सेकेंड। जी सर। और जो ऊंचाई है वो सॉरी गेंद जो है उसका रफ्तार क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। तो वेलोसिटी बताना, भी निकालना है। हम एक चीज जानते हैं कि वेलोसिटी समय निकालने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। वी बराबर u प्लस जी टी एक फार्मूला होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। अच्छा, चूंकि जब छोड़ा गया होगा उस समय तो u जीरो रहा होगा, तो ये तो भाई साहब जीरो हो गए, तो फार्मूला मेरा हो गया v बराबर जी टी। अब इसमें वैल्यू डाल के बस सॉल्व कर देना है। g का मान कितना है? 9.8 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और टाइम कितना है? 2 सेकेंड कहा गया है, सॉरी 3 सेकेंड कहा गया है। देखिए यहाँ नीचे 2 सेकेंड से निकाल रहा है, ऊपर में 3 सेकेंड कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन में सुधार कर लीजिएगा, 2 सेकेंड होगा, ठीक है, क्योंकि 3 से गुना नीचे करके सोल्यूशन नहीं है, नीचे 2 से है, मतलब 2 से निकाला गया है। वैसे 3 से रहेगा तो 3 से आप गुना कर लीजिएगा, अपना हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 होना चाहिए और इसके हिसाब से आएगा आपका बी नंबर आंसर। बात समझ में आया? फार्मूला याद रहेगा v बराबर u प्लस जी टी। अब ये सब कैसे समझ में आएगा, कहाँ क्या फार्मूला लगेगा? तो जब आप धीरे धीरे बनाएंगे ना क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दिया हो और समय का चर्चा किया हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आपको पता हो, समय का चर्चा किया हो, ये सारी चीज़ हो, तब आप निकाल सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा। कथन कारण वाला प्रश्न है, यहाँ पे जरा पढ़ा जाए। पहले कहा जा रहा है पॉइंट में कि एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। मतलब तन सरफेस एकदम चिकना है, मतलब घर्षण को जीरो माना गया है। ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन मान के चलते हैं, तो सीटी बजाने पर वो मूव कर जाएगा, ऐसा कह रहा है। ये सही है या गलत से सोचिए आप। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यानी मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता है। अगर किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग यानी मोमेंटम परिवर्तित नहीं हो सकता। ये बात को क्या कहिएगा आप? तो आप कहेंगे कि सर यहाँ आइए, इसे सॉल्यूशन पढ़िए, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये ज़्यादा ही छोटा हो गया लगता है। हाँ ठीक है, इतना ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है प्रथम कथन की व्याख्या न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधार पर की जा सकती है, जिसके अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रथम स्थिति में व्यक्ति सीटी बजाने के लिए श्वास का प्रयोग अपने को गति में लाने के लिए करता है, तो पहला सही हो गया। द्वितीय कथन की व्याख्या संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर किया जा सकता है, जिसके बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का संवेग संरक्षित होता है। यानी ये दोनों सही है, लेकिन इससे रिलेटेड ये बातें नहीं है, इससे रिलेटेड ये बातें नहीं है। तो फिर इसका आंसर जो हो जाएगा बी देना अच्छा रहेगा, कि दोनों अलग अलग सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं है। एक प्रश्न यहाँ आपके सामने है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, ठीक है, और गुरुत्व जनित जो है उसको बोलते हैं हम लोग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखा गया है, बस प्रिंट गड़बड़ लिखा गया है। आगे कह रहा है कि अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण जीई का मान जो होता है गड़बड़ दिया गया, यहाँ भी गड़बड़ लिख दिया है, क्या है ऐसे गड़बड़ कर रहा है, या ये इसका पीडीएफ से पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, मैं सही करते चल रहा हूँ। 1/6 यहाँ पे लिखा था, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो इतना तो समझदार है कि 100/6 हो जाएगा। एक मिनट, पहले समझना होगा। द्रव्यमान दिया गया है, एक चीज समझ लीजिए, एक होता है भार और एक होता है द्रव्यमान। यहाँ समझाना पड़ेगा, यहाँ पहले ये सोल्यूशन समझ लीजिए, फिर मैं वो क्लियर करता हूँ बात। कर द्रव्यमान एक सार्वत्रिक नियतांक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी भाग में अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, जबकि भार, यहाँ देखिएगा, भार गुरुत्व के साथ बदलता है। अब ये दोनों को अंतर हम समझाते हैं। आपने सुना होगा F बराबर ma, F बराबर ma आपने सुना होगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा मास होता है वो हमेशा क्या होता है, जो एक्सेलरेशन से जब आप गुना करते हैं ना, mg कर दीजिए, mg,
ठीक है, ग्रेविटेशन के साथ, तब जाके वो आपका क्या हो जाता है, आपका रियल में निकल के आ जाता है आपका वजन। यानी कि आप इतना माइंड में रखिए, एक ट्रिक देता हूँ यहाँ पे, बड़ा लोग जो होते हैं ना, वो हर जगह समान रहते हैं, वो बदलते नहीं है बहरूपिया की तरह। लेकिन छोटे लोग सब होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, जो हमेशा बदलते हैं। तब भार छोटा लिखा जाता है, तब भार हर जगह बदलता है। पृथ्वी पर कुछ और है, चंद्रमा पर कुछ और है, मंगल ग्रह पे कुछ और है, यूरेनस पे कुछ और है, वेनस पे कुछ और है, बट द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है। बड़ा लिखा गया है ना, इसका अक्षर ज्यादा है तो ये नहीं बदलता, ये भार छोटा है इसलिए बदल जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा याद रखिए। तो इसका आंसर सीधा सीधी कहेंगे 100 किलोग्राम था, तो इसका आंसर 100 किलोग्राम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, जितना द्रव्यमान था उतना ही है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, ये जो आंसर बी कह दिया है, कैसे कह दिया बी? कॉमन सेंस की बात है, 60 kg कैसे हो गया? किसी किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान दिया है ना 100 किलोग्राम, तो चंद्रमा पर चला जाएंगे तो द्रव्यमान थोड़े ना बदलेगा। नीचे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये द्रव्यमान एक सार्वत्रिक नियतांक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी भाग में अपरिवर्तित रहता है। वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्व के सापेक्ष अपरिवर्तित रहता है, लेकिन भार बदलता है। तो यहाँ पे भार तो दिया नहीं था, तो इसका आंसर बी तो हो नहीं सकता, यानी इसका आंसर बी गड़बड़ छापे हुए है, इसका आंसर सी होगा। आप समझ गए होंगे अच्छे से। आगे क्वेश्चन पर आइए। जानते हैं, कभी कभी ना क्वेश्चन का गलत होना ज़्यादा बढ़िया होता है। जब उससे आप ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, उससे ज़्यादा आप आंसर तक, अच्छे आंसर तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पे है आपके सामने एक क्वेश्चन कि निम्नलिखित दूरी और समय ग्राफ एक्स और टी, बात समझे, में से कौन सा एक आयामी संगति एक्स निरूपित करता है? यहाँ पे एक्स लिख, नहीं, आयामी संगति निरूपित करता है, वही तो कहूँ। ये एक्स इस लाइन का यहाँ पे लिख दिया है, ऊपर जाकर थोड़ा ऊंचा कर दिया है। अब मैं समझाता हूँ, उसको समझिएगा जरा। देखिए, ये पोर्शन एक्स है, यानी ये दूरी है, पहले वाला दूरी हो जाएगा, तो ये दूरी के लिए है। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, टाइम मतलब समय, हो तो टी से समझ ही रहे होंगे आप। अब कह रहा है कि एक चीज समझिएगा, मैं इतना पूछता हूं, समय के साथ या तो कोई चीज रुक सकता है, समझिएगा, समय के हिसाब से या तो कोई चीज रुक सकता है, क्योंकि दूरी कह रहा है, विस्थापन नहीं कह रहा है। दूरी और विस्थापन में अंतर है। देखिए, यहां से यहां गए, ये सीधा गए, तो ये कहलाएगा आपका क्या, विस्थापन। और ये है दूरी, ये है दूरी, ऐसे करके यहाँ मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करके आप पहुंचे यहाँ पे, तो ये दूरी कहलाता है। एकदम एकदम फाइनल और इनिशियल के बीच में एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात क्या हो रही है, समगति। समगति मतलब समान गति है। आप यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ इस समय, यहाँ पे अलग अलग समय पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग गति हो रहा है, डिस्टेंस बदल रहा है, समय के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ भी आप देखेंगे चेंज हो रहा है। बट यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जितना समय इधर है उतना ही दूरी इधर है, उतना ही, जितना समय बढ़ा है उतना दूरी बढ़ गया, जितना समय बढ़ा है उतना दूरी बढ़ गया, जितना समय बढ़ा है उतना दूरी बढ़ गया। लेकिन डी आंसर देना सही है। ये समगति का उदाहरण है, समान गति समान समय में चल रहा है। चलिए फिर से आगे कथन वाला प्रश्न। कर आप पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता रहता है, मतलब वजन घटता है, पृथ्वी का पूर्णतया गोला नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बात करें पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश। अच्छा, पहले समझना होगा आपको, यहाँ पे यहाँ दिया है क्या? नहीं, यहाँ नहीं दिया। एक चीज समझिए, फिर भी इस सॉल्यूशन को थोड़ा देखिए, फिर मैं पिक्चर बना के पृथ्वी बना के आपको दिखाऊंगा थोड़ा देर में। पहले इसको एक बार समझिए, यहाँ क्या दिया गया। कहा जा रहा है भार किसी वस्तु पर कार्यरत गुरुत्वीय बल की माप है, जिसकी वस्तु का भार W बराबर mg होता है। मैं थोड़ा देर पहले बताया था आपको, F बराबर ma हम लोग कहते हैं, बात समझे। और इसी m ए को हम g कह सकते हैं जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो ये फोर्स है, यही आप भार भी कहलाता है। W बराबर mg कहिए या F बराबर mg कहिए, बात एक ही हो जाता है, दोनों में कोई अंतर रह नहीं जाता है। तो हम यहाँ से g जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, जी का मान हम जानते हैं, GM/r² होता है। ये क्या है, तो इसको समझिएगा, जी जो होता है प्रोपोर्शनल होता है R² के, बात समझे। यहाँ करा है पृथ्वी, पृथ्वी पूर्णतया गोलाकार न होकर कुछ चिपटी हुई है, इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या जो है एक स्थान से
अक्षांश से दूसरे स्थान के अक्षांश पर बढ़ने पर वस्तु का वजन घटता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा देशांतर और अक्षांश अक्षांश क्या है। दो रेखा होती है। अब आप मेरे को बताइए, ये मैं खींच रहा हूं, ये अक्षांश खींच रहा हूं कि देशांतर खींच रहा हूं? अब बताइए, अब मैं जो खींच रहा हूं ये अक्षांश खींच रहा हूं या देशांतर खींच रहा हूं? ये आपको बताना है कमेंट्स में मुझे। तो आपको समझना होगा अक्ष, अक्ष के परिदृश अक्षांश, अक्ष के परिदिश अक्षांश, यानी ऐसे ऐसे जब आप चलते हैं अक्ष के गोल गोल घूमते हैं ना, पृथ्वी का अक्ष ये हुआ बीच में, और ऐसे ऐसे आप मूव करते हैं तो ये अक्षांश हुआ ऐसे ऐसे वाला। समझ में आ गई बात है? कैसा मैंने बताया, इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिए। मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि अक्षांश और देशांतर में बहुत बच्चे फंसे रहते हैं, उनको याद ही नहीं रह पाता। इसका ट्रिक मैं दे रहा हूँ इसीलिए। देखिए, ऐसे जब आप चलते हैं ऊपर के नीचे तरफ, जानते हैं ये दो के बीच में ना हमेशा पैरेलल लाइन नहीं होता है, यानी देशांतर रेखाएं जो होती है वो आपस में पैरेलल नहीं होती है। लेकिन जो अक्ष की तरफ घूमते हैं आप, ऐसे ऐसे गए और पीछे से ऐसे राउंड ले लिए आप, बात समझे? अक्ष के परिधि से ही हो जाएगा। अक्ष वाला जो होता है ना, अगला लाइन जब खींचेंगे तो इसके बीच दूरी हमेशा बराबर होता है। अक्षांश का दूरी हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ये है अक्षांश रेखाएं जो भी मैंने अभी खींचा, और ऐसे जब आप खींचे तो देशांतर रेखाएं कहलाती। इतनी बात रहेगा। अच्छा, अंग्रेजी में होता है लॉन्गिट्यूड एगो लैटिट्यूड। एगो ट्रिक देता हूँ, लैटिट्यूड लेट कर, लैटिट्यूड लेट कर, लॉन्गिट्यूड लंबा, लैटिट्यूड लेट कर लॉन्गिट्यूड लंबा, यानी लॉन्गिट्यूड ऐसे होगा लंबा 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 लंबा, ठीक है। और लैटिट्यूड लेट कर, ऐसे ही ना आप सोते हैं जमीन पर, लैटिट्यूड ऐसे ऐसे होगा, लैटिट्यूड लोट कर, लैटिट्यूड लेट कर, लैटिट्यूड लोट कर, लैटिट्यूड लेट कर। कैसे याद करो भाई, मेरे भूल जाता है, मुझे पता है। अच्छा अच्छा बड़े बड़े मास्टर भूलते हैं भाई, आप तो बच्चे हैं, आप तो अभी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको याद सब दिन रहता है ना, तो समझिए आप बहुत मतलब अच्छा दिमाग इस पे लगा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको समझिए। ये जो होता है हमेशा पैरेलल होता है, इसको अक्ष के परिधि घूम रहा है, ये अक्ष है पृथ्वी का, ठीक है, इसके परिधि घूम रहा है, तो ये अक्षांश रेखाएं कहलाएगा ये सारे, ठीक है। अक्षांश के बीच का पैरेलल होता है, और ये जो होता है एक समान दूरी पर मूव करते रहता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है ऐसे ऐसे आप देशांतर रेखाएं खींचते हैं, और इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, लंबा लंबा है इसे लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, और ऐसे लेटा हुआ लैटिट्यूड, लेटा हुआ लैटिट्यूड, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब यहाँ क्वेश्चन पर आइए, सारी बात समझा दिया। अब यहाँ पे अब अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ का रहा है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी बिंदु का वजन घटता है, यानी कि आपके साथ क्या हुआ, एक अक्षांश ये है और अगला अक्षांश ये है, तीसरा अक्षांश ये है, यहाँ से आप यहाँ पे आ गए या यहाँ चले गए, अक्षांश बदल दिया, तो क्या हो रहा है, आपका क्या बदल रहा है, तो कह रहा वस्तु का वजन घटता है। अरे भाई एकदम घटता बढ़ता है, इसलिए घटता बढ़ता है क्योंकि पृथ्वी ना है कुछ इस टाइप में, यहाँ पे ऐसे ऐसे दबा हुआ है पृथ्वी, मतलब पूरा गोल पृथ्वी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे है ना, इसी वजह से ये सही है। और इसका ये रीजन भी बढ़िया दिया गया है, पता है, पृथ्वी एक पूर्णतः गोला नहीं होने के कारण ये भी सही है, यानी इसका ये अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहा है। बात समझे, इसका आंसर ए देना एकदम सही होगा। यहाँ बी दिया गया बट ए एकदम परफेक्ट आंसर होगा इसके लिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, तीक्ष्ण है एकदम, वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से गुजरता हुआ चार पहियों वाला वाहन, चार पहियों वाला वाहन है, कह रहा है बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा, कौन सा सही होगा? तो देखिए पिक्चर दिया है क्या, पहले समझ लीजिए फिर पिक्चर बना के बताता हूँ, अभी इसका समझाऊंगा। कह रहा है वृत्तीय मार्ग में गति करने वाले वस्तु पर दो बल, अभिकेंद्रक बल और अपकेंद्रक बल कार्य करते हैं। क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशाओं में होते हैं इसलिए वस्तु संतुलित रहती है। जब अपकेंद्रक बल असंतुलित हो जाती है तो वस्तु संतुलन खोकर बाहर की तरफ फिसल जाती है। अभी क्या है इसको समझाता हूँ पिक्चर से, ऐसे शायद हो सके आपको ना समझ में। देखिए थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा पिक्चर, ज़्यादा ही बड़ा हो गया एक सेकंड दीजिए, ज़्यादा बड़ा हो गया जी। अब समझिएगा, एक सेंटर होता है बीच में, जो मैं सेंटर बना दिया, आप देख लीजिए ये सेंटर है। यहाँ पे कोई वस्तु है, ये गोल गोल मूव कर रहा है, एक फोर्स इस पे 90 डिग्री इधर लग रहा है, एक ऐसे अंदर की तरफ लग रहा है। ये है अभिकेंद्रक बल और ये है आपका बहिकेंद्रक बल। बात समझे?
इसको अभी अपकेंद्रक बल बोलते हैं और एक अभिकेंद्रक बल बोलते हैं। दोनों लग रहा है एक वस्तु के ऊपर। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर मान के चलिए तेज में चलेगा, जानते इसका जो फोर्स हो जाता है ये कमजोर पड़ जाता है, ये ज्यादा हो जाता है, तो ये बाहर की तरफ भागेगा। यानी इसका आंसर क्या देना अच्छा रहेगा पता है? अंदर की तरफ पहियों पर नहीं उल्टेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। 1 नंबर सही हो जाएगा। बाहर की तरफ फसलेगा। 1 और 3 आंसर देना सही रहेगा। इसका ए आंसर देना सही रहेगा। बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहर की तरफ जाएगा। बात समझे? इसका आंसर यहाँ गड़बड़ दिया हुआ है। इसका आंसर बाहर वाला होगा, दोनों बाहरी पहिया पर उल्टेगा। बाहर पहिया समझे? मान के चलिए ये कोई वृत्त है, इस पर कोई ये ट्रक है जा रहा है, तो पहिया होगा ना भाई, यहाँ पहिया होगा, यहाँ पहिया होगा, यहाँ पहिया होगा, यहाँ पहिया होगा, तो ये किधर का में उल्टेगा? बाहर के पहिया पर ना उल्टेगा, उस डायरेक्शन में उल्टेगा। यहाँ लिखा भी एक साफ साफ लिखा है, 2 बल कार्य करता है, दोनों विपरीत प्रभावों में होता है, इसलिए संतुलित रहता है। जबकि अपकेंद्रक बल असंतुलित हो जाती है तो वस्तु जो होता है, अपकेंद्रक बल अंदर वाला जैसे ही असंतुलित हुआ तो वस्तु क्या हो जाएगा? अपना आपा खो देगा और बाहर की तरफ फिसल जाएगा। नेक्स्ट है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होने वाला है? आप टैंकर देखे, अभी कुछ दिन पहले आग लगा है, ये गाड़ी के अंदर है, एक रफ्तार से वो जा रहा है, तो इसमें जो तेल होगा तो वो पीछे की तरफ झटका मारेगा, पता है? क्योंकि ये आगे की तरफ रफ्तार बढ़ाएगा तो तेल इसके अंदर रखा है, वो किधर झटका मारेगा? पीछे वाले पोर्शन पे झटका मारेगा। इसलिए तेल का टैंकर जो होता है उसके लिए एक लॉजिक बताता हूँ आपको, आप शायद ना जानते हो बहुत लोग। ये जो है ना, मान के चलिए ये ट्रक है, ठीक है? अब इसके अंदर जो तेल भरा होता है उसके पीछे लॉजिक होता है, पता है? उसके अंदर पार्टीशन करना पड़ता है, ऐसे 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 पार्टीशन, क्योंकि यहाँ वाला जो वायल होगा इस पर सिर्फ धक्का मारेगा और इसके अंदर वाला इस पर धक्का मारेगा, इसके अंदर वाला तेल इस पर धक्का मारेगा, इसके अंदर वाला इसके और इस पे वाला इस पे, तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होकर कम पड़ेगा। लेकिन अगर मान के चलिए ट्रक में ऐसा कर देता कि ऐसा ट्रक रहता और इसमें पार्टीशन नहीं करता, तो अगर मान के चलिए इसके अंदर तेल है तो ये एक बार झटका मारता, सारे एक साथ फोर्स लगाता, ये पूरा तोड़ ताड़ के बाहर निकल जाएगा। बात समझे? और उसका कर्व शेप दिया जाता है, उसमें कई लॉजिक लगाया जाता है फिजिक्स का। कहता है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार अर्थ होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगी। एक मिनट, पता नहीं आंसर ऐसे सारा का गड़बड़ क्यों दे रही, बुक पागल हो गया है क्या जी? देख रहे हैं आंसर, देख रहे हैं, वही तो मैं सोच रहा हूँ। अभी मैंने क्या समझाया? पीछे पीछे कम गहराई होगा। आप बताइए, ये ट्रक है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर जो सामान होगा वो पीछे पीछे झटका लगाएगा, तो ऐसे बनेगा। जो तेल होगा वो ऐसे कुछ रहेगा शेप में, क्योंकि पीछे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो गहराई आगे ना ज्यादा रहेगा जी। अब यहाँ देखिए, आनत होगा कि पीछे सिरे पर कम गहराई होगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। पीछे सिरे पर गहराई किस सेंस में गहराई करा है? तेल का पृष्ठ, मुक्त पृष्ठ जो होगा, खुला हुआ पृष्ठ, आगे सिरे पर ज्यादा गहरा होगा। क्षैतिज से इस पर कानत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगा। नहीं, इसका होगा पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा। ये आंसर होगा, पीछे सिरे पर गहराई कम हो जाएगा। बी आंसर होगा इसका। बट बी अगर आंसर कह रहा है तो ये आंसर यहाँ लिख क्या रहा है? ये बुक तो मुझे पागल कर देगा। यहाँ अधिक गहराई कैसे हो जाएगा? ये तो बेसिक बच्चा भी बताएगा, आप खुद सोचो ना। इतना तो हम लोग फिजिक्स खुद जानते हैं कि इसके अंदर कोई सामान भरा हो, भी लिक्विड है, तो पहले अगर मान के चलिए ट्रक शांत करा है तो लिक्विड ऐसे एकदम शांत है, लेकिन जैसे ही आगे की तरफ जा रहा है एक रफ्तार के साथ और त्वरण भी कह दिया है, तो यहाँ वाला जो तेल होगा वो ज्यादातर इस शेप में चला जाएगा। ज्यादा झटका किधर ऊंचाई पर उठेगा, यानी इधर जो होगा ना आपका, गहराई ज्यादा हो जाएगा। इसका बी आंसर यहाँ पे इस बार क्या किया है जान लीजिए। बी तो आंसर सही दे दिया यहाँ पे, लेकिन लिख दिया है ये ई वाला, जो कि गलत है। ये सही होगा।
क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा। देखिए इसका सोल्यूशन तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है। ये फिलहाल याद रखिए 1% जब त्रिज्या कमेगा तो ये 2% बढ़ जाएगा। समझे, इसका जो जी का मान है 2% बढ़ जाएगा क्योंकि द्रव्यमान क्या है, सेम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही आएगा 1%, ऐसा नहीं कहेगा कि 2% कम जाए या कुछ इस टाइप के नहीं कहेगा, आपको ये 1% का आएगा। बात समझे। तो आप कहेंगे ऐसे कैसे आप कॉन्फिडेंटली कह सकते थे, मेरे को पता है कि आपको 1% का ही आता है। यहाँ एक देख सकते हैं सोल्यूशन थोड़ा सा दिया गया है लेकिन सही नहीं है सोल्यूशन, मतलब पूरा पूरी नहीं किया, शॉर्टकट में किया गया है। जी का मान पृथ्वी की सतह पर छोटा जी यहाँ पे बराबर का साइन छूटा हुआ है, छोटा जी बराबर होता है, छोटा जी बराबर कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। नीचे है चेंज इन जी बटा के नीचे जी बराबर -2 ब्रैकेट के अंदर डेल्टा जी बाई आर। यहाँ पे कह रहा है यदि कैपिटल जी जो है वो नियत है और एम नियत होता है तब। इस प्रकार यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ती है तो उसका मान 2% बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये डायरेक्ट आपको फिलहाल याद करना होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं इस क्वेश्चन में। माइंड में रखिए 1% त्रिज्या घट गया, द्रव्यमान वही है तो बढ़ जाएगा आपका 2% आपका इंक्रीज कर जाएगा उसका जी का मान। कह रहा है सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल, ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स, आंसर क्या हो जाएगा आपका, शून्य के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल है। कौन सा चाल है? एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाली शुद्ध परिणामी बल जो हो जाएगा शून्य के बराबर होगा। जैसे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, उसके हिसाब से F बराबर m में होता है। यदि a का मान 0, F का मान 0 तो परिणामी बल 0 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। कह रहा है कि एक गोलाकार पिंड है और एक वृत्तीय पथ पर एक समान, ध्यान दीजिए, एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? पिंड का कोई त्वरण नहीं होगा, ये गलत है। पिंड का त्वरण होता है। अगला है पिंड का त्वरण, ये गड़बड़ लिखा गया है, समझे। मैं इसको जरा मार्क कर दूं आपको, ये गड़बड़ है। इसके जगह पर आप लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर आर बोलेंगे इसको, ठीक है, बराबर जो कि पथ के केंद्र की त्रिज्या के अंतर्मुखी होगा, यही आंसर होगा। ओमेगा स्क्वायर आर होता है। पथ की स्पर्श रेखीय नहीं होता है, यह क्या होता है, त्रिज्या के अंतर्मुखी होता है। बी नंबर आंसर देना सही रहेगा। कह रहा है एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से गतिमान है। वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर है। पिंड का त्वरण जो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर होगा, जो कि पथ के केंद्र के त्रिज्यात्मक अंतर्मुखी दिशा में होगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से लगा रही है। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से सूर्य का चक्कर लग रहा है। आगे आपका साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है, क्योंकि बॉल बेरिंग आपको पता होना चाहिए घर्षण को एकदम निग्लेजिबल करता है। बॉल बेरिंग का काम है किसी भी मशीन के दो पुर्जे के घर्षण को बहुत कम कर देना। आंसर हो जाएगा बी, पहिए एवं धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। 1 मिनट। यहाँ तो सही आंसर दे दिया है, बट यहाँ समझना होगा, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, पहिए और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है। आंसर सी होगा, प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। प्रभावी क्षेत्र जब घटेगा ना तब जाके क्या होता है, घर्षण कम जाता है। जी हाँ, मैंने जो बताया इसको माइंड में रखेंगे। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये बात सही लिखा गया है कि मशीन के जो दो पुर्जों के घर्षण को कम करता है, ये तो बॉल बेयरिंग सही है, बट सबसे बड़ी बात है इसका ये स्पर्श घट जाता है, ऐसे समझिए। बॉल बेयरिंग क्या होता है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो आप देखिए आज बॉल बेयरिंग, बहुत लोग नहीं जानते बॉल बेयरिंग, मुझे पता है। ऐसे ऐसे बॉल इसके अंदर डाले जाते हैं, इसी को बॉल बेयरिंग बोलते हैं। और ये जो मैं अभी बना रहा हूँ गोल गोल, ये दोनों अथी सतह पे सटा होता है। और ये जो होता है ना, ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये सॉलिड होता है, जिसको बोलते हैं गेंद के जैसा, छोटा छोटा गेंद होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अगर मान के चलिए ये नहीं होता, जी हाँ नहीं होता, अब क्या होता कि ये दोनों सतह, ये जो बाहर वाली अंदर वाली सतह और बाहर आपस में चिपक जाता, कैसा हो जाता उसके बाद,
उसके बाद ऐसे होता है, एक सतह ये होता और एक सतह ये होता, दोनों आपस में सट गया होता। क्या लगता है इसका जो सट कितना जगह सटा हुआ है? बहुत जगह सटा हुआ है। लेकिन जब बॉल बेयरिंग इसके अंदर बॉल डाल देते हैं तो ये दोनों सतह सट नहीं पाता, इसलिए मूवमेंट कम जाता है। वही बात यहाँ लिखा गया है, ये सी नंबर में, इससे क्षेत्र घट जाता है, ध्यान रखिएगा ये सब। ये आप टिक लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कैसे किसको नापते हैं। दाब को हम लोग नापते हैं पास्कल में, ऊर्जा को नापा जाता है जूल में, तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में और उच्च वेग को माख में नापते हैं। बात समझे? सामने सामने ही दिया हुआ था, यहाँ देख लीजिए, इसको दिया है क्या यहाँ पे? यहाँ दिया होगा, इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। मैक या माक जो होता है, किसी वस्तु का मैक में वेग नापा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नापा जाता है। जब वायु या अन्य किसी पदार्थ की गति करती है, यह सामान्यतः उस पदार्थ के वेग को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जिससे वेग ध्वनि के वेग लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, उसका वेग या ध्वनि का वेग लगभग बराबर होता है। करा किसी सतह के लंबवत दिशा में आरोपित इकाई क्षेत्रफल का बल दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल का बल दाब कहलाता है। इसका अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है पास्कल है, और इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से नापते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से, क्योंकि फोर्स बाई एरिया होता है। फोर्स को न्यूटन में नापते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं। आगे कहा जा रहा है आपको यहाँ पे कि भौतिक में किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य वह दूरी होती है जिसमें तरंग अपनी आकृति को की पुनरावृत्ति होती है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। भौतिकी में ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका मात्रक जूल होता है। किलोवाट और किलो कैलोरी इसके अन्य मात्रक है। ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें कहा जा रहा है आपके पास कि प्राकृतिक में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। पहला है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है। जी नहीं, ये गलत है। गुरुत्व बल सबसे कमजोर है इन चारों में। विद्युत चुंबक वाला जो बल है, विद्युत आवेश वाले कणों पर किया जा सकता है। तो जी हाँ, जिसमें विद्युत आवेशीय कण उत्पन्न होगा उसी में चुंबकत्व आएगा, विद्युत चुंबकीय बल। आगे कहता है दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिकता का कारण होती है। किसी चीज के विघटन होने से ही दुर्बल नाभिकीय बल आता है। आगे कह रहा प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की धारिता बनाए रखता है। अब इसको समझिए जरा। देखिए, नाभिकीय बल 2 तरह का है, एक टूटने से बनता है और एक जुटने से बनता है। तो टूटने से कमजोर वाला नाभिक बल और जुड़ने से स्ट्रांग वाला। कहिएगा नहीं समझ में आ रहा, मैं समझा रहा हूँ। हाइड्रोजन बम जुड़ने से बनता है, 2 नाभिक जुड़ने से नाभिकीय बल बनता है। तो ये बहुत स्ट्रांग है। जैसे सूर्य के अंदर एनर्जी निकल रहा है, जितने भी स्टार्स है वह नाभिकीय संलयन हो रहा होता है, तो बहुत स्ट्रांग है। वही बात ये कह रहा है। नहीं सॉरी, ये विघटन वाला है, ये वाला है। जब 2 चीज टूट रहा है, जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम में 2 चीज टूटता है, बात समझे, तो वहां पे जो ऊर्जा निकलता है वो भी बहुत है नाभिकीय बल, लेकिन सबसे ज्यादा संलयन में होता है। यही बात यहाँ अलग अलग लैंग्वेज में लिखा है आपको, तो ये सब सही बात लिखा गया है। गैलीलियो के गिरते हुए वस्तु के नियमों को और किस नाम से जाना जाता है? तो जड़त्व के नाम से जानते हैं इसको। गैलीलियो ने जड़त्व के नियम इसमें बताया था। ये नियम न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। गति का नियम नहीं, न्यूटन का पहला नियम कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कोई गिरती हुई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि ऊपर से जब कोई वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है एक कॉन्स्टेंटली ग्रेजुअली बढ़ते रहता है, एक कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। गैलीलियो ने यह भी कहा था, गैलीलियो साहब ने, कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, समझिएगा जरा, तो गिरते समय क्या होता है कि नीचे में आते समय अगर हवा को आप हटा दीजिए, निर्वात कर दीजिए, तो वस्तु बड़ा हो साइज का या छोटा हो, वजन ज़्यादा हो कम हो, उसे मतलब नहीं है, एकदम समान त्वरण के साथ नीचे गिरेगा, एक बार धरती को छुएगा। बात समझे? ये नियम उन्होंने कहा था, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक क्या चीज़ में नापते हैं हम लोग? तो उसको न्यूटन में नापते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, और जीपीएस मात्रक ये डाइन होता है। सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इसमें क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में हम लोग डाइन के रूप में नापते हैं। और जीपीएस में भी मात्रक क्या है, डाइन है। कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? समझिए जरा। कह रहा है एक हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, हवाई जहाज ऐसे नियम से चल रहा है, और इसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए
जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ रहेगा? जमीन के चले हवा नहीं हो। तो यहाँ पे समझिए कह रहा है कि जब कोई हवाई जहाज रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है, उसमें से एक बैग को नीचे फेंका जाता है, साथ ही वायु का प्रतिरोध एकदम नगण्य हो, तो हवाई जहाज बैग के ठीक ऊपर रहेगा। बात समझे? हवाई जहाज बैग के ठीक ऊपर रहेगा। कहा जा रहा है जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो क्या होता है? ये के ई क्या लिखा गया? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। आपने क्या किया है? बॉडी का वेग दुगना कर दिया है, यानी 2v हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस v के जगह पर 2v के स्क्वायर करिएगा, 2v का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना यहाँ पे v², तो 4 गुना हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं, तो ये तो गलत दिया गया है। त्वरण दुगना हो जाएगा। अच्छा, और भी चीज़ देख लेते हैं। mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर। अब इसमें कहीं भी वेलोसिटी की तो बात नहीं हो रही है, बात समझ में आ रही है? हम कह रहे हैं उसका वेग दुगना कर रहे हैं। आगे क्या है फॉर्मूला? तो त्वरण बराबर संवेग बराबर होता है p बराबर mv होता है। बात समझ में आ रहा है? संवेग बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है। और मास कांस्टेंट है, मास की तो बात नहीं किया, वेलोसिटी डबल कर रहे हैं। जैसे ही डबल करिएगा v को, तो यहाँ 2v लिखिएगा तो 2mv हो जाएगा, 2mv हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, संवेग दुगना हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। जब किसी बॉडी का वेग दुगना कर दिया जाता है तो संवेग दुगना हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण पर आधारित कार्य करता है? तो रैखिक बल के संरक्षण का मतलब है जितना संवेग से पीछे धक्का लगेगा उतना ही आगे कोई वस्तु बढ़ेगा। मतलब ये जेट विमान भी हो जाएगा, रॉकेट भी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ गलत है। रॉकेट और जेट विमान दोनों में क्या होता है? ईंधन पीछे की तरफ इसको धक्का लगा रहा होता है और विमान आगे जा रहा होता है। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? वेक्टर का मतलब हो गया सदिश। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश। तो सदिश इसमें वेग भी सदिश है, बल आघूर्ण भी सदिश है और विस्थापन भी सदिश है। तो क्या एक वेक्टर परिणाम है? तो ये तीनों आंसर इसका हो जाएगा। बात समझे? इसका तीनों आंसर हो जाएगा। वेक्टर परिमाण में ये भी आ जाएगा, वेग भी होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी होता है, बल आघूर्ण भी होता है। जी हाँ, टॉर्क बोलते हैं इसको। तो इसका तीनों आंसर हो जाएगा। यहाँ ये आंसर गलत दिया गया है, तो ये समझ गए। आगे कह रहा है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, लेकिन अदिश में क्या कह रहा है कि सिर्फ इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। जैसे देख सकते हैं चाल हो गया, चाल या गति हो गया, यहाँ गति था, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, इन सभी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसमें आपका क्या बोला जाए, दिशा नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ये जो क्वेश्चन है कह रहा है एक समान गति वाला पिंड, उसमें त्वरण नहीं हो सकता। जब एक समान से कोई चीज़ आगे बढ़ता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न आप नहीं कर सकते। बात समझे? एक समान गति वाला पिंड को हम त्वरित नहीं कर सकते। मतलब वो जैसे ही कांस्टेंट हो गया ना, तो याद रखिएगा उसमें त्वरण आएगा नहीं, क्योंकि जब तक रफ्तार उसका एक ग्रेजुअली बढ़ेगा नहीं, त्वरण आएगा नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा दिखेगा? मतलब किस शेप में वो बनेगा? सपोज कीजिए ये ट्रेन है, यहाँ से एक बॉल को क्या किया गया? गिराया गया। तो जानते ये ऐसा शेप दिखेगा। ये बॉल यहाँ पे गिरा और बॉल धीरे धीरे आगे जहाँ गिराएगा उससे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब ऐसा दिखेगा, ऐसा। बात समझे? गेंद का पथ क्या दिखेगा इसका? एक समान वेग से चलती हुई गाड़ी से यदि कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म एक गेंद गिराता है तो गेंद प्लेटफॉर्म खड़े व्यक्ति को परवलयाकार के रूप में गति करता हुआ प्रतीत होता है। बात समझे? ऐसा ही दिखे, परवलय ही ना हुआ, गोला तो हुआ नहीं। वृत्त तो इसको आंसर देना बेवकूफ़ी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, परवलयिकार हो जाएगा ये। बात समझे? पता नहीं ऐसा आंसर क्यों दे रहा है। लमसम क्वेश्चन का आप देख रहे हैं, आंसर गलत ठीक मतलब दिया हुआ है। और ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट का ये पीडीएफ है। मैं तो सोचता हूँ बच्चों के भविष्य के साथ ये खेल रहे हैं। उनका आईएएस का तैयारी कराते हैं, उनका फीस अच्छा खासा है, 1.5 लाख रुपया फीस है।
सोच के देखिए, 1 लाख 1.5 लाख लेने वाले लोग का ये स्थिति, ऐसे पीडीएफ तैयार करते हैं। क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को डाउनलोड खुद से कर ले और बताइए ये सारा आंसर गलत रहेगा, तो उस बच्चा के भविष्य के साथ गेम हो गया। बहुत दिक्कत लग रहा है मुझे तो, मैं तो चलो आंसर बता दे रहा हूँ कि परवलय होगा। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो तो वृत्त मारेगा। क्या बताऊँ मैं। आगे आइए, क्या कीजिएगा, जमाना इसी का है, गड़बड़ सर्वर का। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी आपने देखा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं इसको, समझे। आगे था रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित होता है। इस नियम में क्रिया और प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। जितना आपने धक्का दिया उतना ही आपको धक्का मिलेगा। बात समझे? तो न्यूटन का यह तृतीय नियम हो जाएगा। तीसरा नियम में यही कहा गया है कि जितना रफ्तार से आप इधर झटका दोगे, मतलब जितना रफ्तार से पीछे कोई चीज निकलेगा उतना रफ्तार से आगे बढ़ेगा। रॉकेट में ऐसा ही होता है, ईंधन बहुत तेजी से पीछे की तरफ जलता है और रॉकेट आगे भाग रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? द्रव्यमान को किसमें नहीं नापते हैं? तो डाइन में नहीं नापते हैं। डाइन तो न्यूटन का बल का हो जाएगा। किलोग्राम में, ग्राम में और पौंड में भी नापा जाता है। तो डाइन सीजीएस में बल का मात्रक है, मैं बताया ना, सीजीएस में बल का मात्रक क्या है? डाइन है। सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड जो होता है उसमें डाइन होता है, बल का मात्रक होता है। पौंड के बारे में कहता है एफपीएस में, ग्राम सीजीएस में, और किलोग्राम। देखिए एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड इसको बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। इसमें पाउंड नापा जाता है वजन को। सीजीएस में ग्राम में नापते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में नापते हैं, और किलोग्राम को नापते हैं मतलब एसआई मात्रक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? मीटर ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर नहीं मारिएगा, मीटर मारिएगा। तो इसका आंसर सी देना सही रहेगा, क्योंकि ये मिलीमीटर में है। इसको मीटर में ले जाने के लिए पहले तो 1000 से भाग दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा मिलीमीटर को? देखिए 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। सॉरी, गलती लिख दिया मैं, उल्टा लिख दिया। 1000 मिलीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब क्या होगा, मिलीमीटर यहाँ पे लिखा गया है ना, तो जैसे 1 मिलीमीटर निकालिएगा तो कहिए कितना कहिएगा, 1/1000। बात समझ में आ रही है? मीटर। तो वही ना, इसको बदलते समय 1000 से इसमें भाग दीजिएगा मीटर में लाने के लिए, और 1000 से भाग दिया तो और 3 जीरो पीछे चला जाएगा। 3 जीरो पीछे जाने का मतलब है 10⁻⁶ हो जाएगा। यहाँ कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अभिकेंद्रक बल, अपकेंद्रक बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल और प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि अपकेंद्रीय बल का दूसरा नाम आभासी बल या छदम बल बोलते हैं। किसको? अपकेंद्रीय बल को। कहता है इस बल के कारण कोई गतिशील वस्तु केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है, पर इस प्रकार का यह एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि आप एक रिंग पे दौड़ रहे हैं, मतलब यहाँ से एक बांध दिया धागा से, अभी बेचारा ऐसे ऐसे गोल गोल राउंड तो मारेगा, लेकिन ये कहीं जा नहीं सकता, ये एक ही जगह पर ऐसे 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 मूव करता रहेगा। तो एक जड़त्व है एक तरह से। बहुत ही कंट्राडिक्शन क्वेश्चन है ये, बहुत जगह आंसर आप देखेंगे अलग अलग दिया रहेगा। मैं टेक्निकली समझाता हूँ। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो आंसर इसका देना सही पहला होगा, समान वेग परिवर्तित त्वरण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि वेग एक्स का समान हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? समान चाल हो सकता है, परिवर्तित वेग हो सकता है। इसका आंसर सी, एक सेकेंड, इसका आंसर सी दिया जा सकता है। रुक जाइए जरा, समझिए एक चीज़, समझिए जरा। ये एक पथ है, इस पे एक वस्तु यहाँ पे है, ये इस जगह पे है, तो इसका डायरेक्शन ये है। अगर ये वस्तु यहाँ आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन बदलते रहता है। चाल हो सके समान हो, चाल समान हो सकता है, लेकिन वेग परिवर्तित होते रहता है। तो इसका आंसर हम सी दे सकते हैं। अब त्वरण के सेंस में देखते हैं, तो त्वरण भी बदलते रहता है, क्योंकि डायरेक्शन बदलेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है v2 - v1 बाई t2 - t1। यही तो डिफिनीशन है कि चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। कभी भी आपने सुना है चेंज इन स्पीड बटा चेंज इन टाइम? नहीं। त्वरण के लिए डिफिनीशन क्या हो जाता है? त्वरण के लिए डिफिनीशन हो जाता है दोस्त मेरे कि उसका चेंज इन क्या कहा जाता है? वेलोसिटी। अगर
मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रहा है, चेंज हो रहा है हर समय, तो त्वरण भी हर समय चेंज होगा। इसका अच्छा सा आंसर देने का कंडीशन यही होगा। अब सुनिए क्या क्या सही हो सकता है। वृत्तीय गति पर होगा तो उसका परिवर्तित त्वरण कहलाएगा। परिवर्तित वेग होगा, हर समय वेग बदलता रहेगा तो त्वरण भी हर समय बदलता रहेगा। हाँ, चाल समान आप कह सकते हैं, समान चाल कहा जा सकता है, लेकिन समान वेग नहीं हो सकता, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। इसमें समान वेग कह रहा है, इस वजह से गलत हो गया। और यहाँ परिवर्तित त्वरण और समान चाल, ये भी हो सकता है, चाल समान हो सकता है और परिवर्तित। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर चाल समान है तो त्वरण परिवर्तित कैसे होगा? सबसे बड़ा बात, उस समय वेग लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बनाना बड़ी खतरनाक है। इसका आंसर देना अच्छा क्या होगा कि बदलता हुआ वेग और बदलता हुआ त्वरण, ये आंसर सबसे बेस्ट इसका होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वेग में तो डायरेक्शन होता है, हर समय डायरेक्शन बदल रहा है हर एक क्षण, तो उसका मान के चलिए चाल तो समान हो सकता है लेकिन वेग बदल रहा है, और हर समय वेग यदि बदल रहा है तो त्वरण लाजमी है बदल जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे सेट ही नहीं सही से किया गया है। बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर होएगा, आप समझ लीजिए, आप खुद माइंड में रखिए, ऑप्शन उस हिसाब से रहेगा तो टिक मारिएगा। इसका ऑप्शन तो कोई है नहीं हिसाब से, क्योंकि समान चाल कह देगा तभी परिवर्तित त्वरण कैसे होगा, और समान वेग हो जाएगा तो परिवर्तित त्वरण कैसे हो जाएगा। अंडरस्टैंड यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तित वेग और परिवर्तित त्वरण हो जाएगा। बात समझे? तब आंसर सही होगा। ध्यान रखिए, यहाँ लिखा गया किसी वृत्त पे गति करती हुई वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है, ये यहाँ तक सही है, जो समान चाल और समान वेग पर आधारित है। कैसे आधारित है? एकदम आधारित नहीं है इस पर। वेग हर समय बदलता है, समान वेग हो ही नहीं सकता। आप चाल कह सकते हो कि समान है, लेकिन वेग समान कभी नहीं हो सकता, डायरेक्शन बदल रहा है ना। मैग्नीट्यूड हो गया, और सदिश राशि ना है वेग, मैग्नीट्यूड भी हो गया और साथ में क्या हो गया, आप कहेंगे उसका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन बदल रहा है तो भी तो आप कहेंगे कि बदल रहा है हर समय। बात समझ आ रही है? निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी मतलब जो जिसका नाश हो जाता है। तो यहाँ कहा जा रहा है घर्षण बल एक प्रकार का क्षयकारी बल है जो अपेक्षिक गति का विरोध करता है, जो दो वस्तुओं के सतहों के मध्य उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर बी देना अच्छा रहेगा। घर्षण बल जो है यह क्षयकारी बल है। बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह जाएगा, उसे प्लीज इग्नोर करिएगा। एक कण समय की बराबर अवधि में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय करता है। एक कण जो है समय के बराबर अवधि में, मतलब समान समय में एक वृत्ताकार पथ के गिर्द बराबर दूरी तय कर रहा है, उसका एक समान क्या होने वाला है? तो एक चीज समझिएगा, जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में परितः एक समय के बराबर अवधि में, मतलब समान समय में समान दूरी तय करता है, तब ऐसी स्थिति उसका चाल एक समान बनी रहती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान कोई भी कण अपनी दिशा सर्वदा परिवर्तित करते रहते हैं, तो वेग तो समान हो नहीं सकता, तो त्वरण समान हो नहीं सकता, क्योंकि बदलते रहेगा, वेग बदलेगा हर पल तो त्वरण भी बदल जाएगा, सवेग भी बदल जाएगा, क्योंकि सवेग p बराबर क्या होता है, mv होता है, और वेलोसिटी जब चेंज होगा तो सवेग भी बदल जाएगा। यानी आंसर क्या कांस्टेंट रह सकता है? चाल। इतना मेहनत करा हूँ ना आपको, अब क्लियरली समझ में इसी वजह से आया। इस पीडीएफ में तो गड़बड़ कितना सारा आंसर है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रही वस्तु का भार क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नीचे क्रिया कर रहा है, तो गिरता हुआ वस्तु का जो भार है, भार में क्या होने वाला है? तो आप खुद सोचिएगा जरा कि गुरुत्व के अंतर्गत गिरती हुई कोई भी चीज़ शून्य भार प्रदर्शित करता है। इसका कारण है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान का मान जो होता है शून्य हो जाता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान का शून्य होना। बात समझे? तो इसका हो जाएगा शून्य, डी देना रहेगा, शून्य हो जाता है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? जड़त्व की माप तो द्रव्यमान कहा जाता है, समझे? कहा जाता है जड़त्व की माप क्या होता है? द्रव्यमान होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान के कारण होता है। द्रव्यमान का मूल मात्रक द्रव्यमान ही है। केजी में नाप सकते हैं। द्रव्यमान पर कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? मतलब आप ऊपर खींचते हैं तो आप शरबत पी लेते हैं ना, एक पाइप डाल के, स्ट्रो जिसका बात कर रहा है, स्ट्रो डाल के पानी पीते हैं ना, या शरबत पी लेते हैं ग्लास में, लेकिन वहाँ नहीं पी सकते। इसका कारण क्या हो सकता है? तो कहा जाता है चूंकि चंद्रमा पर कोई भी गैस नहीं पाई जाती, इसके कारण वायुमंडल का अभाव हो जाता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली से नींबू का शरबत नहीं पी पाता है, वायुमंडल नहीं होने के कारण। क्योंकि बाहर से प्रेशर पड़ेगा तभी तो आप खींचेंगे तो आपको मिल जाएगा, प्रेशर बनेगा। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लवन बल लगेगा?
तो सीधी बात है वो जितना पानी को लकड़ी के भार के बराबर लगेगा, लकड़ी का जितना भार होगा ना उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। अच्छा, लकड़ी के द्रव्यमान के बराबर नहीं, लकड़ी के द्रव्यमान के बराबर नहीं, लकड़ी के भार के बराबर होगा आंसर। क्योंकि कहा जाता है उत्प्लावन बल के जो बल जो है द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर आरोपित होता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। जितना लकड़ी का भार है उतना ही वो पानी हटा सकता है। उत्प्लावन बल बराबर होता है VDG, लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ रखने पर उतना ही बल लगने वाला है उत्प्लावन बल जितना वस्तु के भार के बराबर होगा। आगे कहा जा रहा है कि न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो जड़त्व से रिलेटेड है। जड़त्व कहता है कोई चलना चाह रहा है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में कोई जाना चाहता है, कोई चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, रुकना नहीं चाहता जब तक बाहरी बल नहीं लगाया जाए। कोई कह रहा है विराम में है तो विराम में ही रहता है, वो चलना नहीं चाहता है जब तक बाहरी बल न लगाया जाए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व है। इसके अनुसार गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, स्थिर अवस्था वाला स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहीं पर जब तक कि बाहरी बल न लगाया जाए। पहिए में बॉल बैरिंग का काम क्या है आपको बताए थे, तो कहा जाता है ये क्या करता है, घर्षण को बढ़ाता नहीं है, कम करता है। गतिज घर्षण को लोटनी के घर्षण में बदलता है, स्थैतिक घर्षण को यही हो जाएगा, लोटनी घर्षण में बदल देता है। गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, जिस वजह से क्या होता है, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटलर के द्वारा हुआ था। जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर आधारित है जो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण, जेट इंजन हो गया, रॉकेट इंजन, जेट इंजन हो गया, दोनों भी। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम क्षैतिज पा सके, तो बड़ा आसान है, इसका 45 डिग्री इज द आंसर। ऑप्शन में है क्या, बी नंबर है। क्योंकि फार्मूला हम यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से समझिए 45 डिग्री क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ डालते हैं R बराबर RU² साइन स्क्वायर Q लिखा हुआ है, यहाँ साइन स्क्वायर होना चाहिए था, साइन स्क्वायर Q/G के अनुसार साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है 90 डिग्री होता है, बात समझे। अतः जब हम दिया गया 2Q है ना, यहाँ जो यहाँ 2Q है, 2Q है, बात समझे। तो जैसे ही 2Q के जगह पर आप डालते हैं 90 डिग्री, तो Q का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, मतलब थीटा का मान 45 स्थापित पर R का मान अधिकतम होगा। अधिकतम क्षैतिज दूरी को व्यक्त करता है, इस तदनुसार 45 डिग्री पर गेंद को मारना पड़ेगा। ये ग्राफ से समझा देता हूँ, ये जो मान के चलिए ग्राफ है, एक सेकेंड, ऐसे नहीं, हाँ अब देखिए, ये है ग्राफ का Y एक्सिस, ये है X एक्सिस। यहाँ से आप मारेंगे, अगर 45 डिग्री से मारेंगे तो सबसे डिस्टेंस ज़्यादा जाएगा, अगर आप कम से मारेंगे तो पहले रह जाएगा, अगर ऊपर मार देंगे तो यहीं आके गिर जाएगा पहले ही, सब मैक्सिमम 45 से ही जाएगा आपको। आगे कहा जा रहा है न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। जो जैसा अवस्था में रहता है वैसा ही रहना चाहता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, 12th लेवल तक का कलेक्शन है, इसलिए बढ़िया से देखिए। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल उस पर लग ही नहीं पाता, बस उस स्थान पर शून्य बना दिया जाता है, इसीलिए। अब इसको यहाँ से समझिए, डिटेल में कहा जा रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में के क्षेत्र में कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के परितः परिक्रमा करता है। उपग्रह का त्वरण मान Gm/r² होता है, ये तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, Gm/r² होता है। आगे कहा जा रहा है यदि उस द्रव्यमान का कोई पिंड उपग्रह के सतह पर अवस्थित है तो उस पिंड को आरोपित बल गुरुत्वाकर्षण बल Gm, ये क्या चल रहा है, ये गड़बड़ दे दिया यहाँ पे, Gmm/r², एक सेकेंड दीजिए मुझे जरा। हाँ, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ जो फार्मूला दिया हुआ है बटा में R² होता है, एक लाइन छूट गया देना है, यहाँ बटा देना बहुत जरूरी है, समझे। यदि सतह का प्रतिक्रिया बल R जो है न्यूटन के द्वितीय अनुसार से अगर देखेंगे नियम से, तो Gmm/r² - R ma के बराबर हो जाएगा। इस तरह के यहाँ से R का मान 0 निकलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपग्रह की सतह पर स्थित पिंड पर कोई बल नहीं लगेगा तथा उसका आभासी भार शून्य होगा। यही कारण है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर स्थित व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। मुझे लगता है अच्छे से समझ में ये बातें आपको आ गई होगी। आगे कहा जा रहा है आपके सामने कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा काला बक्सा। उड़ान अभिलेखी यंत्र ब्लैक बॉक्स यानी काला बक्सा को कहा जाता है। उड़ान गतिविधि को सभी जानकारियों का इसमें संग्रह होता रहता है। यही दुर्घटना के समय उत्पन्न तापमान को सहने के लिए इसके ढांचे को 1000 डिग्री तापमान तक सहनीय बनाता है। सोचिए 1000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहा जा सकता है। दिस इज द पावर।
आगे कह रहा है पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर क्या दीजिएगा आप इसका? जो पृथ्वी पर का जो भार है ना, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है, उत्तरी नहीं। देखिए पृथ्वी पर भार जी का मान धारित होता है, कहा जाता है जी, यहाँ पे जी लिखा है, हाँ नहीं, जी का मान बढ़ने पर भार बढ़ता है और जी का मान घटने पर भार घटता है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी भी वस्तु का भार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर अधिकतम होता है, कहा जा रहा है, तथा दक्षिणी ध्रुव पर जी का मान उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिकतम होता है। तो सबसे ज्यादा भार कहाँ होगा? दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी से तुलना में ज्यादा है, तो इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ये। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम मक्खन का अलग करना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जो वृत्ताकार मार्ग में केंद्र से परिधि की ओर आरोपित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु से सीधा ऊपर फेंके तो गेंद क्या होगा? फिर से सुनिए, यदि स्थिर चाल से चल रही गाड़ी में बैठा एक बालक गेंद को वायु में सीधा ऊपर फेंके तो गेंद किसके उसके सामने गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी? और उपरोक्त में कहा, तो आंसर उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि समान गति से चलती हुई गाड़ी में बैठा हुआ बालक यदि ऊपर की ओर गेंद उछालता है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि गेंद भी गाड़ी के वेग से क्षैतिज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि गाड़ी के अंदर, ऐसे समझिए, ये चीज़ बड़ी टेक्निकल है, बहुत बचपन में नहीं समझ में आता था, आज क्लियर मैं समझाता हूँ। ये है ट्रेन का डब्बा, एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए ये बंदा है, इसने गेंद को ऊपर उछलाया। अब क्या हो रहा है पता है? वो गेंद जो है उसके हाथ में ही गिरेगी, क्योंकि ये बॉक्स है, और बॉक्स की वजह से इसके अंदर का पूरा जो खेला बेला है, इसके अंदर का जितना भी एयर है वो सब साथ में बॉक्स के जा रहा है। अब खेला समझिए, अगर ये ओपन कर दीजिए, सिर्फ एक प्लेट बना दीजिए, अब क्या है, ट्रेन को मैंने प्लेट में सिर्फ तब्दील कर दिया। अब यहाँ कोई बंदा खड़ा है, पहली नंबर बात तो ये ट्रेन के साथ एक खुद गिरने वाला अब होने वाला है। ट्रेन के अंदर जितना सेफ्टी फील कर रहा है ना, अब तो यहाँ पे हवा का प्रेशर से ही खुद गिरेगा। अब जैसे ही यहाँ गेंद उछालिएगा, गेंद कहाँ जाएगा? आपके माथा के पीछे। गेंद कहाँ जाएगा? आप पीछे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप तो आगे बढ़ जाओगे, आगे की तरफ चले जाओगे, लेकिन ये जो गेंद है वातावरण के संपर्क में है ना, तो उसके हिसाब से पीछे रह जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है जो समझने में आता है जब सियान होता है बंदा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि घर्षण कोण अभिशयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, वो पूछा जा रहा है। घर्षण कोण और अभिशयन या विराम कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? तो आंसर हो जाएगा एक दूसरे के सामने होता है, एक दूसरे के सामने होता है। ये जो पिक्चर दिया गया है आप देख सकते हैं, पिक्चर जो समझिए, इस स्लाइंटिंग लाइन है, तिरछा एक लाइन दिया गया है और इस पर एक बॉक्स रखा गया है। जब बॉक्स रखा गया तो आप देख सकते हैं ऊपर में बल लग रहा है, n बराबर mg cos थीटा होता है, और सामने जो लगता है हमेशा याद रखिए mg sin थीटा होता है। उसके बीच में एक डाला जाता है और sin थीटा जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उधर लगता है। नीचे की तरफ बॉक्स आ रहा है इसलिए नीचे लगेगा, और नीचे भी एक mg cos थीटा खींचेंगे, जितना डायरेक्शन में ऊपर है उतना ही डायरेक्शन में mg cos थीटा नीचे लगाएंगे। बस आगे आइए, अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है उपरोक्त चित्र में वस्तु ए पर लगने वाले बल प्रदर्शित है, देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, बताया मैंने। घर्षण कोण तथा विराम कोण दोनों एक समान होते हैं, माना अवनतन जो समतल है XY क्षैतिज से कोण बनाता है। चित्र के आधार पर अगर देखा जाए mg sin थीटा बराबर म्यू न्यूटन बराबर म्यू mg cos थीटा, तो म्यू बराबर tan थीटा हो जाएगा, परंतु म्यू जो है tan जो है इन्फिनाइट के बराबर हो जाता है, इसलिए tan थीटा बराबर tan इन्फिनाइट, जहाँ कह सकते हैं कि जो कोण बन रहा है उसके हिसाब से आप देखते हैं, घर्षण कोण जो बना रहा है उसके हिसाब से, जो tan अल्फा का ये ना, इन्फिनाइट नहीं, tan अल्फा का ये, वो जो कोण बन रहा है उस कोण की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो यहाँ से आप निकाल सकते विराम बराबर घर्षण। तो इसका आंसर जरा बता दे, बताया कि नहीं, हम ध्यान नहीं रहा। तो आइए कि इसका आंसर हो जाएगा एक दूसरे के सामने होता है। कौन सा? घर्षण कोण और अभिशयन या विराम कोण। तो घर्षण कोण पीछे की तरफ धक्का दे रहा है तो ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि असमान द्रव्यमान वाले दो पदार्थ, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछूं, अगर मान के चलिए जितना द्रव्यमान का यहाँ वस्तु है, अगर उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान में क्या चेंजिंग आएगा? तो याद रखिए द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान वहाँ भी उतना ही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता, भार हर जगह बदलता है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग, कौन सा? समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं, निम्नलिखित में से क्या घटित होगा? तो दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। क्यों? इसलिए यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ कहा जा रहा प्रक्षेपित वस्तु का महत्तम ऊंचाई कैसे होता है?
महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, उसको समझिएगा जरा। पहली नंबर बात तो ये फॉर्मूला गड़बड़ सरबड़ दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। उपयुक्त सूत्र से यह स्पष्ट है कि असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किए जाने पर समान ऊंचाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस क्रिया में द्रव्यमान का कोई भूमिका है ही नहीं। सीधी बात है कि अगर ये फार्मूला सही भी होता तो आप कहीं भी एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, जब पुट वैल्यू एम का कर ही नहीं रहे तो वो बड़ा वस्तु हो, वजन कम हो या सॉरी ज़्यादा हो, उससे कोई मतलब यहाँ हो ही नहीं रहा है। यहाँ सिर्फ ग्रेविटेशन और जो एंगल उसके बीच बन रहा है उस पर डिपेंड हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फार्मूला में ज़रा सही कर दूँ, यहाँ पे मिस्टेक से है। एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा के नीचे होता है 2g। ध्यान रखिए यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, v और u में अंतर आप जानते होंगे, इतना तो जरूर पढ़े होंगे। u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी को बताता है और v जो है वो फाइनल वेलोसिटी को। ये बातें क्लियर समझ में आ गई होगी। द्रव्यमान का इसमें कोई यूज नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है तुल्यांकी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यांकी उपग्रह है, एक बात बताइएगा जरा, ये बच्चा भी बता देगा छोटा सा। पृथ्वी का गोल गोल चक्कर काट रहा है, जितना देर में पृथ्वी राउंड लगाएगा उतना ही देर में वो भी लगाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे समझिए टी स्क्वायर बराबर हो जाता है 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम और आर स्क्वायर टाइम निकालते समय। इस तरह का एक चीज़ ध्यान रखिए, 24 घंटा जितना है पृथ्वी का ना उतना ही इसका भी होगा। इतना माइंड में आपको रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला टॉपिक में है कागज का टुकड़ा और क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया गया है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे। बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से इसको निर्वात में गिराना होगा, क्योंकि याद रखिएगा निर्वात में जब आप गिराते हैं, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने की वजह से एक ही साथ ज़मीन पर नीचे आएगा, क्योंकि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र की बात हो रही है और तीव्रतम कहाँ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ध्रुवों पर, वो भी दक्षिणी ध्रुव। माइंड में रखना है एक चीज़, दक्षिणी ध्रुव पर फोकस करिएगा, उत्तरी ध्रुव की बात नहीं करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो उसके पैरों के आगे होता है गुरुत्व केंद्र, क्योंकि वो तो दौड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा। नीचे इसके डिटेल को मैं पढ़ के जरा समझाने का कोशिश करता हूँ। दौड़ के समय धावक का गुरुत्वा केंद्र जो होता है उसके पैरों के आगे होता है। इसका कारण यह है कि दौड़ते समय यह आगे की ओर झुका होता है और गुरुत्व केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार केंद्रित होता है। एक सही क्या हो गया, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं, क्या कह रहा है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को हम लोग कहते हैं वायु धारा, वायु विक्षोभ। अच्छा वायु धारा नहीं, माफी चाहते हैं, इसको वायु विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। वायु विक्षोभ का अर्थ वायु की गति से है जो कि ऊर्ध्वाधर होती है। अभी क्या है इसको समझाते हैं। आपने सुना होगा कि विक्षोभ उत्पन्न होना, विक्षोभ उत्पन्न होने का मतलब क्या है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, वायु या तो ऐसे क्षैतिज चलता है या ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन वायु का जब हो जाता है किसी रीजन से रिंग का निर्माण हो जाता है, मतलब गोल गोल होने लगता है, तो वायु का प्रेशर ऊपर नीचे होने लग जाता है। इसको वायु का प्रक्षोभ के रूप में जानते हैं हम लोग। निम्न में से क्या सोपानी परिणाम है, तो आपके बारे में कहा जाता है कोणीय संवेग जो होता है, कोणीय संवेग सदिश राशि है। यह एक अक्ष विशेष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह सोपानी परिणाम है। यह वस्तु के द्रव्यमान, आकृति और वेग पर निर्भर होता है। कोणीय संवेग ए तथा नैनोमीटर के बीच निम्नलिखित में से एंगस्ट्रम है, बीच निम्न से कौन सा संबंध सही है, तो इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रम होता है। ये जो ए लिखा गया है ना, इसके ऊपर एक छोटा सा बिंदी भी गोल लगेगा ऐसे, ये सभी पर, तब जाके वो सही हो पाएगा। 1 नैनोमीटर और 10 के पावर 10 नैनोमीटर होता है, मतलब सॉरी एंगस्ट्रम होता है।
ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है एक ग्रह का द्रव्यमान m1 तथा उसकी त्रिज्या r1 है। इसकी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g1 है। वहाँ पर एक दूसरा ग्रह भी है जिसका द्रव्यमान और जिसकी त्रिज्या दोनों पहले ग्रह से 2 गुना है। दूसरे ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निम्नलिखित में से कौन सा है। कैसे समझेंगे, आपको बेसिक सा दिमाग लगाना है, आराम से आंसर निकाल लीजिए। कंडीशन 1 में है आपका m1 है और r1 है और ग्रेविटेशन g1 है। दूसरे कंडीशन में है m2 है लेकिन इसका डबल है, सॉरी यहाँ पे m1 का डबल है कर देंगे और उसी तरह 2r1 कर देंगे। r1 का डबल यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे g2 निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहला कंडीशन में अगर आप निकालिएगा g का मान, तो g का मान का फार्मूला होता है, आप कहिएगा ये ग्रेविटेशन, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है जो कि कांस्टेंट होता है। यहाँ m1 हो जाएगा, नीचे में r1 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बटा में डाल लेते हैं g2, यहाँ g1 था, नीचे g2 कर देते हैं। तो g2 के बराबर में क्या हो जाएगा, तो कैपिटल जी तो रहेगा ही और m के जगह पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस पर 2m1 डलेगा। इसके बट्टा के नीचे उसी तरह जब r का मान डालिएगा तो इसका स्क्वायर करके डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, सॉरी यहाँ फार्मूला में गलत लिखा था, यहाँ पे स्क्वायर होता है। कहाँ पे, ये जगह पर स्क्वायर होता है, यहाँ पे जो मैंने अभी लगा दिया। तो नीचे हो जाएगा 2 दूनी, इसका स्क्वायर करके डालिएगा तो 4r1 हो जाएगा। अब देखिए ये r1 से r1 गया, m1 से m1 कट जाएगा और g से g कट जाएगा। यहाँ g1 बटा g2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, और यहाँ 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो समझे इसका मतलब होगा आधा हो जाता है। पुराना वाला का क्या हो जाता है वैल्यू, आधा वैल्यू हो जाता है, क्योंकि बटा के नीचे 2 बचता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 जी कहना सही रहेगा, 1/2 जी कहना सही रहेगा, मतलब g1/2 हो जाएगा, आधा, यही आंसर होगा। ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। यहाँ एक पिक्चर है, कहा जा रहा है निम्नलिखित वेग समय ग्राफ पर विचार करिए। वेग और समय ग्राफ है, वेग इधर है मीटर पर सेकंड में होता है और नीचे टाइम दिया गया है और आपके सामने ग्राफ है। 8 सेकंड से 12 सेकंड तक औसत त्वरण का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दिस इज द 8 सेकंड टू 12 सेकंड। यहाँ आइए, यहाँ कहा जाता है जब किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये त्वरण का है, आपको दिया एक्सेलरेशन का ये दिया गया है मात्रक। यदि वेग में बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान है। यदि वेग समय के साथ बढ़ रहा है, यदि वेग समय के साथ बढ़ रहा हो तो उसका त्वरण धनात्मक, तथा यदि वेग घट रहा है समय के साथ तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये आंसर भी गलत है, ये जो यहाँ पे बी लिख रखा है बी भी नहीं होगा। अभी मैं निकाल के आपके सामने दिखाता हूँ, मैं फार्मूला वार्मूला सब सही लिख रहा था, पर सॉल्व नहीं हो पा रहा था क्योंकि गड़बड़ सरबड़ क्या सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये जो डॉटेड लाइन है इसके सामने यहाँ पे दिया हुआ है बुक, जो क्वेश्चन पेपर है जो इसका डाउनलोड किया उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं फिर भूल गया, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। नीचे 4 है, ऊपर 8 है, हाँ नीचे 4 है, यहाँ 4 है, 1 सेकेंड, नीचे 4 है यहाँ पे, इसके सामने ये जो है ना इसके सामने 4 है और यहाँ पे 8 है ये क्वेश्चन में, ठीक है। अब जाके बनेगा, अब कैसे बनेगा देखिए, हमने क्या लिखा था अभी जो थोड़ा देर पहले फार्मूला, एक्सेलेरेशन बराबर होता है v2 माइनस v1 बटा में t2 माइनस t1। v2 कितना है, तो 8 में से 4 घटेगा, यहाँ सॉरी 4 में से 8 घटेगा, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ चले हो। बात समझ में आ रही है, ये फिर गड़बड़ हो रहा है लगता है, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, ये माइनस में आएगा। तो जानते हैं इसका जो क्वेश्चन है, 1 सेकेंड में डाउनलोड कर रखा हूँ, 1 सेकेंड मुझे लगेगा निकालने में क्वेश्चन, बस डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे निकाल लेंगे। आठ में से 4 घटेगा और यहाँ 12 में से 8 घटेगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 4। जब इसको काट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। अब एक चीज़ समझिएगा ज़रा, यहाँ उल्टा लिख दिया मैं, माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ 4 गुण माइनस 8 होता ना। 1 सेकेंड दीजिए, 1 सेकेंड दीजिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ वस्तु था और वस्तु यहाँ आ गया, तो फाइनल वस्तु कहाँ है, यहाँ है ना, तो v2 के जगह पर 4 डालना पड़ेगा, क्योंकि वस्तु यहाँ आ चुका है यहाँ से, और यहाँ 8 है तो यहाँ 8 डालना पड़ेगा। नीचे क्या है, फाइनल 12 है
और शुरुआत हुआ था 8 से, तो 8 डालिए। तो यहाँ -4 आएगा, नीचे +4 आएगा, इसको काटिएगा -1 आएगा। और नोटेशन क्या देंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। यही आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका। ठीक है, मैं निकाल के बताया, पीछे करिए एक बार देख लीजिए, वही बात यहाँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित आरेख में दर्शाए अनुसार यदि बात करें, गेंद को विराम अवस्था से एक आनत तल पर नीचे लुढ़काते हुए इस तरह छोड़ा जाता है कि यह तल पर 100 सेंटीमीटर 4 सेकंड में जाता है। ये बात को याद रखिएगा। इधर आइए। और आगे कह रहा है कि थीटा का मान निकालिए यदि जी का मान 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दिया गया है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, इसी पर मैं ऊपर बना के पिक्चर निकालने का कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। अगर ये तिरछा लाइन है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, तो इधर जो चलता है इसको बोलते हैं हम लोग जी साइन थीटा, इधर काम करता है। और नीचे की तरफ बात करते तो इसको बोलते हैं जी कॉस थीटा काम करता है। बात समझ में आया? तो हमको नीचे की तरफ जाना है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, फार्मूला हम लोग जानते हैं, एस बराबर हो जाता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ समझिएगा, एस के जगह पर हम लोग क्या डालेंगे, तो 100, क्वेश्चन में याद है 100 सेंटीमीटर कहा था कि जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि विराम अवस्था से छोड़ा गया है। 1/2 का 1/2, और ए के जगह पर एक्सलेशन के जगह पर जी हो जाएगा। जी के जगह पर ये वैल्यू डालिएगा, जी साइन थीटा, और टाइम के जगह पर डालिएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 2 से आप काटिएगा तो यहाँ 16 कट जाएगा 8 बार में। बात समझ में आया? 8 बार में कट जाएगा, और 100 यहाँ हो जाएगा, और बटा के नीचे कितना आ जाएगा, ये 8 जो है बटा के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जी का मान डाल दीजिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 1000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1000, आगे आ जाएगा साइन थीटा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया। बात समझ में आ रही है? और ये 10 नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/80 हो जाएगा नीचे में। और यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। और थीटा का मान निकालिएगा तो बराबर के उस तरफ में भेजिएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/80, साइन इनवर्स 1/80। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर है उसकी चाल समय के साथ बदलती रहती है, ये सही नहीं है। उसकी गति एक सरल रेखा पर होती है, क्योंकि एक समान कह रहा है वेग से गतिमान है, तो कथन कौन सा सही होगा, एक सरल रेखा पर होगा, इसका त्वरण शून्य होगा, इसका विस्थापन समय के साथ रैखिकता बढ़ता है। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो वह पिंड वैसे ही चलता रहेगा जैसा उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल के कारण ही पिंड की चाल समय के साथ बदलेगी। यह सिद्धांत न्यूटन के प्रथम गति के हिसाब से है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है, उसका प्रारंभिक वेग u है, और समय t के बाद उसका जो वेग है v है, उसका गति समीकरण v बराबर u प्लस at है। उसका वेग y अक्ष की दिशा में, समय x अक्ष की दिशा में, ग्राफ एक सरल रेखा होगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका कि ये जो होगा, जिसका y जो अंतःखंड है ना, u होगा इस कंडीशन में, ध्यान रखना है ये। इसका रीजन भी यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई पिंड एक समान त्वरण ए से गतिमान है, उसका आरंभिक जो वेग होगा u होगा, और साथ में जो समय है, मतलब समय t के बाद उसका जो वेग v हो जाएगा। इसकी गति समीकरण v बराबर u प्लस at है। इसका वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी, जिसका y जो अंतःखंड u होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़त्व अधिकतम है। जड़त्व अधिकतम है तो क्रिकेट की एक गेंद की, ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व के नाम से आते हैं। जड़त्व को किसी वस्तु की द्रव्यमान से मापा जाता है, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। यही कारण है कि विकल्प में क्रिकेट बॉल का सबसे ज़्यादा है। रीजन समझ भी गए होंगे। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा यह हमारे विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है। ये एक गलत बात है। कह रहा है प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक दो बिंदु द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पिंडों के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और ब्रह्मांड में मौजूद यह बल खगोलीय पिंडों का कार्य करता है, लेकिन यह सभी माध्यम में अपना मान एक समान नहीं होता है, ये अलग अलग होता है।
ये जो क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर दंड पर संतुलित एक गेंद जिसका उदाहरण है अस्थाई सम्य का, उदासीन सम्य का, अस्थाई सम्य का और पूर्ण सम्य का। इसका आंसर देना अच्छा रहेगा। यहाँ से आके समझ लीजिए कि जब किसी पिंड पर उसकी अस्थाई समयावस्था से विस्थापित कर दिया जाता है तो वह पिंड उस समावस्था बिंदु पर न आकर इससे थोड़ा दूर रहे तो इस अवस्था को अस्थाई समयावस्था कहते हैं। आएगा था ऊर्ध्वाधर छड़ पर संतुलित गेंद गौर से सुनिए अस्थाई समयावस्था का उदाहरण है, अस्थाई समावस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक कंपमान लोलक गोले पर कार्यरत है, पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसको बोलते हैं हम लोग, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ इसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, या जैसे कहता है एक कंपमान लोलक गोले पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है, यह बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का उदाहरण है, यह बल एक आंतरिक बल है। आगे है कि किसी सीधी सड़क पर चल रही एक कार की चाल को 1 सेकेंड के उत्तरोत्तर अंतराल पर नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया कि समय है 0 सेकेंड में 0 है चाल, 1 सेकेंड में 2 है, 2 में 4 हो गया, 3 में 6 हो गया, 4 में 8 हो गया। सही कौन है चाल के बारे में वो बताना है आपको। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि इसका जो एक समान त्वरण के साथ त्वरण है, कैसे इसको समझ लीजिए। हम जानते हैं कि v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 हम तकनीक से बता रहे हैं, कई बार बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो v2 क्या है तो कहीं से भी आप निकाल के देख लीजिए, मान लेते लास्ट वाला ले लेते हैं। तो शुरू से लास्ट में, एक सेकेंड, गलत क्लिक होने का नतीजा है कि मुझे 1 मिनट अब समय बर्बाद हो गया। चलिए, फार्मूला तो आपको मन में याद हो ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे चाल की बात करते हैं, यहाँ 8 हो गया तो 8 माइनस 0, समय में कितना चेंजिंग आया तो 4 माइनस 0, ठीक है, 4 से कटेगा 8 दो बार में, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चाल एक समान के साथ बढ़ रहा है। इसका बात समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन पहला ही इसका सही हो जाए, एक समान त्वरण के साथ है। आगे कहता है 4 सेकेंड में 16 मीटर, तो 4 सेकेंड में 16 मीटर देख लीजिए ना, ये तो चाल है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 सेकेंड का निकालना है, ये इससे निकालिए तो 8 क्या हो जाएगा, ऐसे समझाता हूँ। 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिएगा 1 सेकेंड में यहाँ पे देखिएगा 8 मीटर जा रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड मतलब है आपको 4 सेकेंड का निकालना, 4 सेकेंड का निकालना है तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 मीटर हो जाएगा। ये तो गड़बड़ है जी। अच्छा, इसको एक और तरीका से निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ से निकाल सकते हैं एस बराबर हाफ प्लस 80, हाफ प्लस 80 हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, ठीक है, वही यहाँ फार्मूला लगाया गया है। यहाँ बराबर का साइन के सब उल्टा पुल्टा कर दिया, यहाँ बराबर का साइन होता है 1/2 गुने एक्सेलरेशन 2 आया है ऊपर में तो 2 डालेंगे और 4 गुने 4 करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। समय 4 सेकेंड का पूछा है, 2 से 2 कट जाएगा, 4 चौक 16 मीटर आंसर आ जाएगा। ये भी सही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट सही अभी तक है। 4 मीटर प्रति सेकेंड की एक औसत चाल से चल रहा है, तो औसत चाल निकालने का क्या है फॉर्मूला, उसको समझिए। तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी यही हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, और टाइम से भाग देंगे तो क्या आ जाए, हाफ 80 बचेगा, क्योंकि 1 टी से 1 टी तो चला जाएगा इसका सर का, तो वैल्यू डालिएगा तो 4 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। यहाँ क्वेश्चन है कि एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है, मैक संख्या है, अंडरस्टैंड करिएगा, इसको पराध्वनिक नाम से जानते हैं। एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल पराध्वनिक निक होती है। पराध्वनिक किसी वस्तु की गति को कहते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की शुष्क हवा में यात्रा करने वाले वस्तुओं के लिए गति लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया जा रहा है कि संबंध F बराबर हम लोग जानते हैं Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है सभी प्रतीकों का उनका सामान्य अर्थ है,
जैसे राशि जी जो है गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान जी पर निर्भर करती है। आगे कहा जा रहा है आपका कि वही सब डिटेल है, यहाँ से समझ लीजिए, उसका डायरेक्ट उधर पढ़ने से अच्छा यहाँ से समझिए। कह रहा है कि एफ बराबर हम जानते हैं जी m1 m2/r²। ये क्या है आपको समझाता हूँ, वरना आपको पढ़ लेना पड़ेगा, पहले इतना समझिए। जैसे एक का मान m1 माना मैंने और एक का m2 माना, वजन वजन वेट इसका, और इसके बीच एक तो ग्रेविटेशन हमेशा कांस्टेंट काम करता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसके बीच में मान लेते हैं r डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसी का ये फार्मूला है फोर्स का। ठीक है, कि दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल कर दीजिए, और ये तो जी रहेगा ही रहेगा, और बीच में r² कर दीजिए नीचे में। कह रहा है यह सूत्र न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। जी हाँ, ये कह रहा है, यहाँ सुनिएगा, यही मेन है। यहाँ राशि जी एक सार्वत्रिक नियतांक है। जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 है। ये जो लिखा गया है 10⁻⁻11 लिखा गया ऐसे, -11 होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यह ब्रह्मांड में सभी स्थान पर नियत रहता है। अब इससे रिलेटेड आंसर देना क्या रहेगा, ये हो जाएगा कि जी का जो सार्वत्रिक नियतांक है, और सब गड़बड़ सरबड़ था। यहाँ कहा जा रहा है कि कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान है। वर्तुल मतलब गोल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कहा जा रहा है कि तीक्ष्ण वक्र अर्थात छोटी त्रिज्या वाले वक्र की तुलना में मंद वक्र यानी अर्थात बड़ी त्रिज्या वाले वक्र के लिए पिंड का अभिकेंद्र त्वरण कम होता है। यहाँ पे भी दिया जा रहा है कि यदि कोई पिंड एक वर्तुल पथ पर एक नियत चाल से गतिमान हो तो एक समान वर्तुल गति के लिए वक्र जितना तीक्ष्ण होगा गति उतनी ही अधिक होगी। एक अक्ष के समानांतर गतिमान m द्रव्यमान वाले एक कण पर कार्यकारी बल को एफ एक्स बराबर ax² - bx द्वारा निरूपित किया गया है। इस कण की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे समझिएगा जरा कि एक अक्ष के समानांतर m द्रव्यमान वाला एक कण पर कार्यकारी बल जो है Fx बराबर ax², और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ दे दिया है गड़बड़ सरबर, बराबर -bx द्वारा निरूपित किया गया है। तो कण की स्थितिज ऊर्जा जो है -x²/6 ब्रैकेट के अंदर √2ax - 3b होगा। फिलहाल आपको ये याद रखना होगा, और कोई ऑप्शन है नहीं, डायरेक्ट इसको याद रखिए। ये सब एनडीए का क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है, तो हर चीज़ सोल्यूशन यहाँ संभव नहीं है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप देख लें, इस पीडीएफ में मौजूद है। तो आगे कहा जा रहा है निर्वात में 5 रुपए का एक सिक्का, गोरैया पक्षी का एक पंख और एक आम एक समान ऊंचाई पर एक साथ गिराए जाते हैं। इसके द्वारा तल पर पहुंचने में लिया गया समय t1 t2 t3 है। इस स्थिति में हम अवलोकन करेंगे कि बेसिक सा बात है, आप आराम से कहेंगे, सभी समय समान ही होगा। ठीक है, सारे समय समान होगा, क्योंकि ये समय पर डिपेंड ही नहीं है। यदि किसी वस्तु का पानी में डूबी हुई अवस्था में तोला जाए तो हवा में लिए गए भार की तुलना में उसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी के अंदर कम प्रभाव रहेगा, पानी के अंदर उसका वजन कम रहेगा, कि उत्प्लावन बन काम करता है ना। जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबा दी जाती है, उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में कमी वस्तु को हटाए गए द्रव के बराबर होता है, यह आर्किमिडीज सिद्धांत कहलाता है। और इसी सिद्धांत के कारण किसी वस्तु को पानी में डूबी अवस्था में अगर तौला जाए तो हवा की तुलना में बहुत वजन कम लगेगा वहाँ पे। जब कार एक मोड़ लेती है तो कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, ये अंदर की तरफ लगता है। अगर ये कोई रिंग है तो अंदर की तरफ ये जो लग रहा है ये है आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये बाहर की तरफ धक्का देती है, इसको हम लोग अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ। कहा जाए जब कोई गोलाकार पथ पर कोई वस्तु गति कर रहा होता है तो केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे जब कोई कार एक मोड़ लेती है तो उसमें बैठा व्यक्ति बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर की ओर एकदम झटका उसके ऊपर लगता है। यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है न्यूमेरिकल, दो बसें हैं एक्स और वाई, एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है। शुरुआती स्थान में कितनी दूर पर दोनों बसें मिलेगी? दोनों का डिस्टेंस अलग अलग कर दिया, मतलब टाइम अलग अलग कर दिया है। तो आइए सबसे पहले आपको समझना होगा कितना कितना दूरी तय किया। सबसे पहले है एक्स का निकालेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति आवर है, और इस वाई का है 50 किलोमीटर प्रति आवर। तो बस एक्स द्वारा 6 घंटे में कितना तय किया जाएगा? 120, दोनों को गुना करिएगा ना, स्पीड चाल गुना टाइम, दूरी निकल जाएगा।
हाई करा है। उसी तरह जब हम निकालेंगे दूसरे का, तो स्पीड का जो डिफरेंस है यहाँ करा देखिए 6 घंटे बाद यात्रा शुरू करता है। तो आज सापेक्षिक चाल निकाल लेते हैं। तो एगो का 50 चाल था वाई का और उसका 20 था, तो हम इसका घटा के 30 निकाल लेंगे और इस 30 से 120 को भाग देंगे 4 घंटा। तो 4 घंटा को जब आप गुना करिएगा 20 से, तो एक्स द्वारा तय की गई दूरी 80 आ जाएगा। तो कुल दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 120 प्लस 80, 200 किलोमीटर के बाद जाके वो मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर, बी नंबर आंसर। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया आपके सामने, ऊपर दिए गए जो वेग काल v और t ग्राफ दर्शा रहा है। यहाँ पे v होगा, ठीक है, यहाँ पे v होगा, वो u गलती से लिखा गया है। ओके, कह रहा है कि अगर ये ऐसा दिखा रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो मंदन दिखा रहा है, एक समान मंद ये दिखा रहा है, एक समान। अगर इसमें एक ऐसे अगर लाइन रहता तो ये भी मंदन है, लेकिन एक समान ये मंदन नहीं है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो एक समान मंदन दिखा रहा है, नहीं, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वह क्या उच्छलित होती है? न्यूटन के तीसरे नियम के प्रत्येक पाद की एक प्रतिक्रिया उछल होती है। संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। कहा जाता है जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो संघट्ट के दौरान फर्श गेंद पर एक आवेगी बल डाल देता है। फर्श द्वारा दिया गया दाब ही गेंद के आवेग में परिवर्तन के कारण बराबर के, एक मिनट, गेंद के संवेग परिवर्तन के बराबर होगा, इसीलिए गेंद ऊपर की तरफ बाउंस करता है। इसका आंसर बी देना सही रहेगा। आगे का जा रहा है, एक पिंड की पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है। द्रव्यमान कह रहा है, अगर उसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो 6 kg ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, 6 kg ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। क्योंकि भार बराबर आप जानते होंगे F बराबर m में होता है, और इसी को mg जब कर दीजिएगा तो ये क्या चीज़ के बराबर हो जाता है, ये भार के बराबर होता है, ठीक है। आगे है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका क्या कारण होती है? तो कहा जाता है बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने की संभावना, मतलब उसका बाउंस कर लेती है पैर, 2-2 3-3 तल्ला पर से गिर जाएगी लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। ऊंचाई से गिरने वाले बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों को भूमि पर आती है और अपने पैरों को मोड़ लेती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर सके। इसी कारण से ऊंचाई से गिरने पर भी बिल्ली मानव या अन्य पशु के अलावा बच जाती है। डॉग भी है इसी में, डॉग भी बच जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है? तो कहा जाता है चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव वायु अणु के निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। पहला ही आंसर दे देंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई यूनिट में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की व्याख्या करता है? यह एक ध्रुव है जिससे जब वायु में, यहाँ ये जब वायु में, अरे एसआई यूनिट में एक इकाई चुंबकीय ध्रुव की सही व्याख्या इस प्रकार है। कहा जा रहा है यह एक ध्रुव है जिसमें जब वायु में बराबर के और समान ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो यह न्यूटन बल के प्रतिकर्षण करता है। एक नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि इस वाहिका को दूसरी ऐसी वाहिका से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी तली की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा हो तो तली पर दाब क्या होगा? तो कहा जा रहा है कि नियमित बेलनाकार वाहिका में एक द्रव को एक निश्चित ऊंचाई तक रखा जाता है। यदि वाहिका को दूसरी वाहिका से प्रतिस्थापित करते हैं जिसकी नली के प्रतिस्थापक काट का क्षेत्रफल हो तो नली का दाब अप्रभावित बना रहेगा। एक सेकंड दीजिए जरा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है। आधा हो, वही तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा मिस प्रिंट है इस पीडीएफ में। कोई नहीं, इसको यहाँ पे लिखना था आधा, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल के आगे लिखना था आधा हो, तब दाब क्या होता, अप्रभावित बना रहेगा, ठीक है। आंसर ए दिया जाएगा, अप्रभावित बना रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा।
आगे है, एक गोलाकार कास्ट गोलक वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2s है। यदि लोलक को दुगने भार वाले धात्विक गोलाकार से प्रत्यापित कर दिया जाए तो आवर्तकाल में क्या होगा, वजन डबल आपने कर दिया। तो एक चीज समझिएगा जरा, कहा जा रहा है कि एक गोलाकार कास्ट वाले किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है। यदि गोलक को दुगने भार वाले धात्विक गोला में प्रतिस्थापित किया जाए तो आवर्तकाल अप्रभावित रहेगा, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इसलिए 2 टाइम ही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर उस पर कोई बंदा है, उस पर अगर आपने लंबा चीज कोई चीज खड़ा कर दिया तो वहां पे प्रभाव पड़ जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर सिर्फ लंबी दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। धूमकेतु जब सूर्य के निकट आती है तो उसकी पूंछें विकसित हो जाती है और वो जलने लग जाता है। ये दोनों बात सही है, यहां से समझ लीजिए धूमकेतु के बारे में। धूमकेतु सौरमंडल निकाय है जो कि पत्थर, धूल और बर्फ और गैस से बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरा करता है। कुछ धूमकेतु का पथ वलयाकार होता है और वह मात्र एक बार ही दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले धूमकेतु एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं। अधिकतम धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्र से बने होते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के नजदीक आती है तो सौर विकिरण के प्रभाव में नाभिकीय गैसों का वाष्पीकरण हो जाता है। इसमें कोमा का आकार दिखाई देता है। कोमा जैसा आपको ऐसे दिखता है, ऐसे धूमकेतु पीछे एक पूंछ रहता है उसमें। अच्छा, करोड़ों मील तक हो जाती है। अभी चीज समझिए यहाँ क्या लिखा गया, बड़ा मतलब गजब का बात है। देखिए, इसमें कोमा का आकार बढ़कर करोड़ों मील तक हो जाती है। कोमा से निकलने वाली जो गैस और धूल अरबों मील लंबी पूंछ का आकार ग्रहण कर लेती है। ऐसा नहीं सोचिए थोड़ा बहुत है। सौर हवा के कारण यह पूर्ण सूर्य की उल्टी दिशा में होती है। पूंछ जो होती है, हमेशा पूंछ यहाँ लिखना है, पूंछ जो होती है पीछे होती है। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के नजदीक आता है पूंछे आकार बढ़ा लेती है और जल जाती है और खत्म हो जाती है। तो इसका आंसर क्या देना सही था, इसका दोनों सही था, ध्यान रखिएगा बातें। लेकिन एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था। लॉन रोलर को धकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। अभी बताते हैं क्यों। कहा जाता है धकेलने से आभासी भार और तदनुसार घर्षण बल बढ़ जाता है। तो इसका ए आंसर देंगे, इसी का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। जैसे गोल चीज है तो इसको आप एक रस्सी बांधिए यहाँ पे और खींचिए तो आपको बहुत वो लगेगा खींचने में, क्योंकि यहाँ पे घर्षण बहुत है। लेकिन आप कुछ मत कीजिए, इसके पीछे यहाँ आ जाइए और यहाँ से पैर से ऐसे ऐसे धक्का मारिए, लुढ़कते 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 आराम से आगे बढ़ता रहेगा। तो यही इसका आंसर है। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि कोई बस अपने मूल स्थान से 300 किलोमीटर दूर गंतव्य तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मूल स्थान पर वापस आती है। बस की औसत गति क्या है, मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन दिया गया है तो आराम से निकाल सकते हैं। इसका आ जाएगा 55.55 किलोमीटर। भोथरे चाकू के चीजों को काटना मुश्किल है, क्योंकि क्या रीजन हो जाता है, याद रखिएगा जितना पतला नोक ही बनेगा, मतलब जितना सरफेस एरिया कम रहेगा उतना आसानी से आप फोर्स ज़्यादा लगा पाइएगा। बात आपका दाब वहाँ पे काम आएगा। तो कहा जा रहा है कि किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है, दाब कम कर देता है। कहा जा रहा है भोथरे चाकू से चीज़ें काटना मुश्किल होता है क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्य कर रहे बल दाब कहलाता है। अतः क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उतना ही दाब उतना ही कम हो जाएगा। क्षेत्रफल जितना ही कम होगा उतना ही दाब अधिक होगा। भोथरे चाकू का क्षेत्रफल तेज चाकू के अधिक कारण दाब ज्यादा लगेगा और कट जाएगा आसानी से। फॉर्मूला वही लगेगा जैसे कि आप फोर्स बड़ा, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, जो दाब होता है प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया होता है ना। तो इसीलिए जितना एरिया कम रहेगा उतना ही फोर्स ज़्यादा प्रतीत, मतलब उतना ही क्या हो जाएगा, दाब ज़्यादा होगा, इसलिए कट जाएगा। स्याही के प्रवाह के लिए किन तरहों का पेन गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ केशिका क्रिया का प्रयोग करता है। ये इसमें भी है, बायोलॉजी का भी ये क्वेश्चन है। फाउंटेन पेन कहा जा रहा है, स्याही वाले फाउंटेन पेन को जब अंतरिक्ष में ले जाया जाता है तो उसमें स्याही का स्त्राव हो जाता है, निकल जाता है बाहर, जो मुख्यतः पृष्ठ तनाव के केशिकीय क्रिया के कारण संभव हो पाता है। आगे है कि यूट्यूब में दोलायमान
द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार की होती है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सरल आवर्त, और आवर्तकाल द्रव के घनत्व का आश्रित होता है। ठीक है, कह रहा है यू ट्यूब में दोलन द्रव स्तंभ की गति सरल आवर्त गति होती है, जिसका आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। सरल आवर्त गति धीमी गति का सबसे सरल रूप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल किस संवर्ग में आते हैं? तो आंसर हो जाएगा संस्पर्श बल में। चुंबकीय बल अस्पर्श बल में आते हैं। स्थैतिक वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, इसमें कभी भी चिपकने का जरूरत पड़ता है। जैसे मान के चलिए कोई चीज आपको उठाना है, जब आप उठाने की बात करेंगे तो आप कहेंगे उठाने के लिए आपको कोई ना कोई संपर्क में जाना पड़ेगा, लेकिन ये तीनों बल में आपको संपर्क में दूर से ही बल लगता है। चुंबक दूर से ही धक्का दे सकता है, स्थिर वैद्युत बल भी दूर से लगेगा। कहा ब्रह्मांड में 4 प्रकार के बल होते हैं: लघु बल, नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वीय बल अस्पर्श बल होते हैं, क्योंकि इन बलों को आरोपित करने के लिए क्रमशः ध्रुव आवेशों या द्रव्यमानों का एक दूसरे के स्पर्श करना आवश्यक नहीं होता है। आगे कहा जा रहा है क्रिकेट मैच में तीव्रतम गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक मतलब खिलाड़ी अपने हाथों को तीव्रतम गेंद के साथ धीरे से पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। यह क्रिया का निरूपित करता है। ये न्यूटन का कौन सा नियम कह रहा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग सवेग संरक्षण का सिद्धांत बोला जाता है। द्वितीय नियम में है सवेग। सवेग का मान है P बराबर mv। आप क्या करेंगे, वेलोसिटी जितना स्लो कर देंगे उतना ही ये स्लो हो जाएगा, इसलिए पीछे की तरफ खींचते हैं। कह रहा है न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इस नियम के तहत क्रिकेट में क्षेत्र रक्षक गेंद पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। क्वेश्चन है यहाँ 90 नंबर में, ये रहा दूरी इधर में और इधर समय है, तो आप खुद देखिए कि 1 मिनट हुआ यहीं पे है वस्तु, 2 मिनट हुआ यहीं है वस्तु, 3 मिनट हुआ यहीं है वस्तु, मतलब वस्तु का दूरी बढ़ ही नहीं रहा था। इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ कहा जा रहा है किसी वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ ऊपर दर्शाया गया है, इस वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कहिएगा वस्तु एक समान चाल से चल रही है। बताइए, गड़बड़ सरबड़ दे रहा है ना? वही तो कर रहा है, दूरी समय ग्राफ है, दूरी समय ग्राफ है। अब एक बात है, दूरी तो बढ़ ही नहीं रहा है, जहाँ है वस्तु वहीं पे अवेलेबल है हर सेकेंड में। दूरी जब बढ़ेगा नहीं तो इसका चाल क्या होगा? विरामावस्था, इसका मतलब रुका हुआ है। इसका आंसर जानते हैं क्या होगा? परफेक्ट, वस्तु विरामावस्था में होगा, बी होगा आंसर, ए नहीं होगा। आगे है आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के द्वारा लगने वाले गुरुत्वीय बल और पृथ्वी के घूर्णन के सम्मिलित प्रभावों के कारण समुद्री स्तर में होने वाले उतार चढ़ाव है। ठीक है, ज्वार भाटा सही बात है। चंद्रमा और सूर्य के लगने वाले गुरुत्वीय बल पृथ्वी के घर्षण के सम्मिलित प्रभाव के कारण समुद्री स्तर में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आगे कहता पृथ्वी सूर्य के अपेक्षा 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। दोनों सही है। पृथ्वी जो है सूर्य की सापेक्ष 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, तभी आपको पश्चिम से पूर्व में पृथ्वी जा रहा है तो पूर्व में सूर्य निकलता आपको दिखता है। पूरा डिटेल में यहाँ से पढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कह रहा चंद्रमा एवं सूर्य आकर्षण के कारण दिन में एक बार 2 बार सूर्य समुद्र तल का नियतकालीन उठने या गिरने का ज्वार भाटा कहा जाता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। आगे टॉपिक में है कि चंद्रमा की सतह वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करती है। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष 24 घंटे में एक बार पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात का मतलब अनुभव होता है। पृथ्वी जिस धुरी अथवा अक्ष पर घूमती है वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर इसके उत्तर से दक्षिण ध्रुव में मिलाती है। अतः दोनों कथन सत्य है, लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहा है पहला दूसरे को। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब कोई बंदूक दागी जाती है तो यह प्रतिक्षिप्त होती है, अर्थात गोली बेग की तुलना में काफी कम बेग से पीछे धक्का देती है। आप समझ रहे हैं, यह गोली के बेग की तुलना में काफी पीछे धीरे से धक्का देती है बंदूक। प्रतिक्षिप्त
होती बंदूक का वेग कम होता है, क्योंकि बंदूक और गोली की तुलना में अधिक भारी होता है। बंदूक जो है गोली की तुलना में अधिक भारी होता है, इसके कारण से। तो जी हाँ, एकदम 100% दोनों बात सही लिखा गया है। कह रहा है बंदूक से गोली चलने पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त होती है। बंदूक का प्रतिक्षिप्त प्रक्षेपण वेग गोली की तुलना में काफ़ी कम होता है। इसका कारण यह है कि गोली की तुलना में बंदूक का भार अत्यधिक होता है। और आप जानते हैं M1V1 बराबर M2V2 होता है। M2V2 होता है। अब मास तो एक चीज़ बंदूक है, बंदूक का मास ज़्यादा है, गोली का कम है, तो फिर वेलोसिटी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, क्योंकि ये दोनों बराबर रहेगा। ये बराबर रहेगा न्यूटन के थर्ड नियम के हिसाब से, याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है कि गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वीय बल के वैद्युत और चुंबकीय बल के भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी एवं प्रतिकर्षी दोनों होता है। बात समझे? फिर से सुन लीजिए। कह रहा है गुरुत्वीय बल सिर्फ आकर्षण करता है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वैद्युत बल जो होता है, ये वैद्युत चुंबकीय बल जो होता है, किसी को खींच भी सकता है, दूर भी हटा सकता है। जैसे प्लस प्लस दूर भगाएगा, प्लस प्लस दूर भगाएगा, माइनस माइनस दूर भगाएगा, लेकिन माइनस प्लस आपस में खींचता है। वही बात यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के वृत्तीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचार कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। आगे कह रहा है यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना हो तो निम्नलिखित से कौन सा घटना घटित हो जाएगा? तो जानते हैं घटना कौन सा घटित हुआ? ये वाला। प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन के आवश्यक अभिकेंद्रिक बल की तुलना में लगभग 2000 गुना हो जाएगा। इसका रीजन यहाँ से आप देख सकते हैं, बेसिक सा रीजन है, आप आराम से समझ सकते हैं। कह रहा है चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की त्रिज्या समान है, वृत्तीय मार्ग पे गति कर रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 2000, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो यहाँ पे देख सकते हैं MP मास ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 2000 मास, एक मिनट, M2 का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। उसी तरह F बराबर हम जानते हैं M2 V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। उसी का यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे हम, तो यहाँ से आप लास्ट में देख लीजिए, जरा सॉल्व करके हम निकालिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन के लगभग 2000 गुना अभिकेंद्रक बल की आवश्यकता पड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटल विरूपण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? बात समझे। पहला कह रहा है बल इतने मंद और क्रमिक हो सकते हैं कि वे लंबे समय तक सॉरी अलक्षित बने रहेंगे। आगे कहता है बल मंद और आकस्मिक दोनों ही होते हैं ताकि वे अल्प समय तक ही रहे। नेक्स्ट है आपके सामने बल आकस्मिक और इतने द्रुत होते हैं कि वे लंबे समय तक अलक्षित बने रहते हैं। और नेक्स्ट में कि बल मंद परंतु अल्प समय के लिए हो सकते हैं। इतनी बात पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप यहाँ पे गौर से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। सभी प्रक्रियाएं, ठीक है, जो भूपटि को संचालित और उत्थापित एवं निर्मित करती है, पटल निरूपण के अंतर्गत आती है। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है। क्या क्या है? तीक्ष्ण वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूपट्टी के लंबे एवं संकीर्ण पट्टियों के प्रभाव वाले करने वाली बर्तनी प्रक्रियाएं। नेक्स्ट है धरातल के बड़े भागों के उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रिया। अपेक्षाकृत छोटे स्थानीय संचालन के लिए कारण उत्पन्न भूकंप। आगे है प्रॉपर्टी प्लेट के क्षैतिज संचालन के लिए प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। आगे का रहा है पटल विरूपण के बल इतने कम क्षमता एवं क्रमिक हो सकते हैं कि वे लंबे समय तक अभिलक्षित बने रहेंगे। तो इसका आंसर क्या था? पहला नंबर ही देना अच्छा रहेगा, ये वाला। बल इतने मंद और क्रमित हो सकते हैं वे लंबे समय तक अलक्षित बने रहेंगे। नई बातें लगा होगा, लेकिन कोई नहीं। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रहा है, निम्नलिखित कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता है? तो अभी हम इस पहले भी देखते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सब में चेंजिंग आएगा। कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रहा हो तो वस्तु की क्षैतिज और स्थितिज ऊर्जा का योगफल अचर होता है, अर्थात वस्तु में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या बोला जाए, स्थिर रहता है। क्योंकि हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है मैकेनिकल, मतलब जो जैसे काइनेटिक एनर्जी और जो मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का एडिशन होता है। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी एक दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है?
तो ये हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा किसी भी दी गई ताप पर गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। किसी भी अणु के जो औसत गतिज ऊर्जा गैसों के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहा हो, उस पर ये लागू नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए, कहा जा रहा है आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश के वेग के तुल्य वेग गति करता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है वो स्थिर नहीं रहता है और परिणाम स्वरूप वस्तु का न्यूटन के गति का नियम नहीं लग पाता है उस पर। 99 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है। तो डी के बारे में कहा जा रहा है सही नहीं है और ये सारी पॉइंट आपके सामने सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी से 2 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए किसी वायुमान से एक ईंट ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती है। ईंट के बारे में पहले भी क्वेश्चन है, स्थिर त्वरण से गिरेगा। पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए वायुयान से ईंट को ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। कहा जाता है यह गुरुत्वीय बल के अधीन गिरता है, अतः ईंट का त्वरण सदैव जी ही होगा जो कि स्थिर रहेगा। इस आंसर सी इसका देना सही रहेगा। आज की क्लास इतना ही रखते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है, लंबा क्लास चल चुका है। तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके कहेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए क्योंकि आगे आने वाला क्लास आपके पास पहुंच सके, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।